BTTH डिसाइपल कैशबैक सिस्टम चैप्टर 191 टू 200 अध्याय 191 मार्शल तकनीक सिखाना। नालन यानरान के लिए इस समय उसका दिल बेचैनी से भरा हुआ था। क्या शिक्षक द्वारा दिया गया कार्य भी इतना कठिन होगा? बूहे द्वारा जियो यिक्सियन को दिए गए कार्य के बारे में सुनने के बाद नालन यानरान चिंता में पड़ गई। उसे नहीं पता था कि बूहे उसे कहाँ भेजेगा, नहीं उसे पता था कि बूहे उसे किस तरह का कार्य सौंपेगा। वर्तमान में उन तीनों में से उसकी ताकत सबसे कमजोर थी। हाल ही में उसने डू ग्रैंड मास्टर के पद को प्राप्त किया था। अगर बूहे ने कोई ऐसा कार्य सौंपा जो बहुत कठिन था तो उसे डर था कि वह इसे पूरा नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर कार्य बहुत आसान था तो नालन यानरान अपने दिल में निराश महसूस करेगी। आखिरकार वह स्वाभाविक रूप से गर्वित थी और यह स्वीकार करने को तैयार नहीं थी कि वह दूसरों की तुलना में कमजोर थी। बूहे ने स्वाभाविक रूप से लियू लिंग और नालन यानरान के विचारों पर ध्यान नहीं दिया। लियू लिंग की तरह ही बूहे ने स्टोरेज रिंग से एक दीर्घायु मनका निकाला और उसे जियो यिक्सियन को सौंप दिया। फिर उसने कहा, जियान एक आओ और अपने शिक्षक के सामने घुटने टेको। ये सुनकर जियो यिक्सियन की आंखों में तुरंत प्रत्याशा दिखाई दी और वह आज्ञाकारी रूप से घुटनों के बल बैठ गई। बूहे ने कुशलता से जियो यिक्सियन के सिर पर हथेली रखी और फिर अपनी शक्ति का उपयोग करके उन्नत पृथ्वी श्रेणी डू कौशल नेदरवर्ल्ड क्लॉ को उसके पास स्थानांतरित कर दिया। इससे पहले कि जियो यिक्सियन प्रतिक्रिया कर पाती, उसने महसूस किया कि उसके दिमाग में बहुत सारी जानकारी भर गई है। उसने जल्दी से ध्यान केंद्रित किया और ईमानदारी से जानकारी के इस विशाल प्रवाह को ग्रहण किया। थोड़ी देर बाद जियो यिक्सियन ने आखिरकार अपने दिमाग में जानकारी को आत्मसात कर लिया। नेदरवर्ल्ड क्लॉ, उन्नत पृथ्वी श्रेणी डू कौशल। ये जानते हुए कि बूहे ने उसे एक उन्नत पृथ्वी श्रेणी डू कौशल दिया था, जियो यिक्सियन उसके पहले लियू लिंग की तरह बहुत आभारी महसूस कर रही थी। बूहे ने जियो यिक्सियन को पीछे हटने दिया। उसने नालन यानरान को आगे आने के लिए इशारा किया। नालन यानरान, जो लंबे समय से असहज थी, आखिरकार उसकी बारी आई। शिक्षक की पुकार सुनकर वह बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत आगे बढ़ गई। बूहे ने अपने सामने नालन यानरान को देखा, जियोयान के साथ उसके 3 साल के समझौते के बारे में सोचा और यूनियन के साथ अपने समझौते को भी याद किया। उसे अचानक लगा कि उसे इस लड़की पर और दबाव डालना चाहिए। ये सोचकर बूहे ने सोचा और कहा, यानरान, तुम्हारा प्रशिक्षण स्थान डेमन बीस्ट माउंटेन रेंज में स्थापित किया जाएगा। प्रशिक्षण कार्य के 3 भाग हैं। पहला, आपकी साधना को 5 सितारा डूलिंग क्षेत्र तक पहुंचना चाहिए। दूसरा, 100 तीसरे दर्जे के राक्षस जानवरों और 10 चौथे दर्जे के राक्षस जानवरों का शिकार करें और उनके जादुई कोर इकट्ठा करें। तीसरा, 35वीं दर्जे की आध्यात्मिक दवाइयां और 10 छठी दर्जे की आध्यात्मिक दवाइयां इकट्ठा करें। बूहे द्वारा निर्धारित कार्यों को सुनने के बाद नालन यानरान क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। राक्षस जानवर पर्वत श्रृंखला एक खतरनाक जगह थी। राक्षस जानवरों के बड़े पैमाने पर होने के कारण थोड़ी सी लापरवाही उनके पंजों के नीचे मौत का कारण बन सकती थी। और 5 सितारा डू लिंग क्षेत्र तक पहुंचने पर नालन यानरान ने डू ग्रैंड मास्टर के रूप में अपनी वर्तमान रैंक के बारे में सोचा और रोने से खुद को रोक नहीं पाई। उसे डर था कि वह ऐसा नहीं कर पाएगी। नालन यानरान के होंठ थोड़े हिले, वह एक पल के लिए चिचकी, लेकिन अंततः बोलने की हिम्मत नहीं हुई। शिष्य आदेश का पालन करता है। नालन यानरान केवल आज्ञाकारी रूप से आज्ञा स्वीकार कर सकता था। ये देखकर कि नालन यानरान को कोई आपत्ति नहीं थी, बूहे ने कुछ संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। 3 साल का समझौता बेहद महत्वपूर्ण था और इसमें यूनियन के साथ उसका अपना समझौता भी शामिल था, इसलिए बूहे ने स्वाभाविक रूप से इस पर अधिक ध्यान दिया। जियाओयान ने अपना प्रशिक्षण सिर्फ एक डू मास्टर की साधना के साथ शुरू किया था। कई जीवन मृत्यु की लड़ाइयों का अनुभव किया, जिससे उसका युद्ध का अनुभव बेहद समृद्ध हो गया। अगर नालन यानरान जियाओयान को हराना चाहता था तो ये सिर्फ साधना के मामले में उस पर हावी होने के बारे में नहीं था, बल्कि जीवन मृत्यु की लड़ाइयों में अनुभव हासिल करने के बारे में भी था। उसे राक्षस जानवरों का शिकार करने के लिए भेजना निश्चित रूप से उसके युद्ध के अनुभव को बढ़ाने का एक अच्छा तरीका था। जहां तक 5 सितारा डू लिंग क्षेत्र तक पहुंचने का कार्य निर्धारित करने की बात है, बूहे का मानना था कि नालन यानरान को इसे प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। आखिरकार नालन यानरान की साधना में प्रतिभा असाधारण थी, जो लियू लिंग से कहीं आगे थी। हालांकि नालन यानरान ने हाल ही में डू ग्रैंड मास्टर क्षेत्र में प्रवेश किया था, लेकिन एक बार जब वह ज़िजन डेन ले लेती है तो वह तेजी से 3 सितारा डू ग्रैंड मास्टर तक पहुंच सकती है। चूंकि लियू लिंग का साधना कार्य डू लिंग क्षेत्र में निर्धारित किया गया था, इसलिए नालन यानरान का लक्ष्य स्वाभाविक रूप से थोड़ा अधिक निर्धारित किया गया था। भले ही नालन यानरान अंततः कार्य पूरा करने में विफल हो जाए, फिर भी ये दबाव एक निश्चित प्रेरक भूमिका निभाएगा। किसी भी मामले में बूहे को ये सुनिश्चित करना था कि नालन यानरान 3 साल की नियुक्ति के समय तक कम से कम डू 1 स्तर तक पहुंच जाए या उससे भी अधिक। इसके बाद उसके साथ दूसरों जैसा ही व्यवहार करते हुए बूहे ने नालन यानरान को दीर्घायु माला दी। फिर उसने नालन यानरान को अपने सामने घुटने टेकने के लिए बुलाया और अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करके झानकोंग तलवार तकनीक को उसके पास स्थानांतरित कर दिया। जब उसके दिमाग में बहुत सारी जानकारी प्रवाहित हुई तो नालन यानरान भावुक हो गई और तुरंत इस जानकारी को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया। एक पल के बाद नालन यानरान ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी खूबसूरत आंखों में आश्चर्य की झलक दिख रही थी। झानकोंग तलवार तकनीक, उन्नत पृथ्वी श्रेणी डू कौशल। उन्नत पृथ्वी श्रेणी डू कौशल के प्रभाव में नालन यानरान क्षण भर के लिए अपना कार्य भूल गई। यहाँ तक कि उसके दिल में एक मजबूत आत्मविश्वास उमड़ पड़ा। इस तलवार तकनीक के साथ उसके रास्ते में और क्या आ सकता था? मात्र राक्षस जानवर। मैं नालन यानरान निश्चित रूप से उन्हें एक तलवार से मार डालूंगा। तीनों के लिए प्रशिक्षण स्थान और कार्य निर्धारित करने के बाद बूहे ने उन पर नजर डाली और गंभीर स्वर में कहा, यदि आपको अपने शिक्षक की व्यवस्था के बारे में कोई आपत्ति या संदेह है तो अभी बोलें। एक बार प्रशिक्षण शुरू हो जाने के बाद इसे रोका या पछतावा नहीं किया जा सकता है और उल्लंघन करने वालों को संप्रदाय से निष्कासित कर दिया जाएगा।
गू ही के गंभीर स्वर को सुनकर नालन यानरान, जियाओ यिक्सियन और लियूलिंग ने एक दूसरे को देखा और अपने सिर हिलाए, ये संकेत देते हुए कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। चूंकि कोई आपत्ति नहीं है तो ये तय हो गया है। गू ही ने देखा कि तीनों को कोई आपत्ति नहीं है, संतुष्टि में सिर हिलाया। फिर उसके हाथ की एक लहर के साथ जमीन पर बड़ी संख्या में जहर की बोतलें दिखाई दी। यहाँ मैरो क्लीनिंग ट्रू लिक्विड और ज़िजन सोर्स हैं जिन्हें मैंने परिष्कृत किया है। आप में से प्रत्येक 10 बोतलें लें। गू ही ने जमीन पर जहर की बोतलों की ओर इशारा करते हुए कहा। मैरो क्लीनिंग ट्रू लिक्विड गू ही द्वारा बनाया गया था, जिसमें मिलेनियम अर्थ कोर बॉडी रिफाइनड मिल्क और विभिन्न अन्य आध्यात्मिक दवाओं की एक छोटी मात्रा शामिल थी। ग्रेड के अनुसार ये 5वीं श्रेणी के आध्यात्मिक तरल के शिखर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त था और इसका प्रभाव 6ठी श्रेणी के आध्यात्मिक तरल से भी तुलना की जा सकती थी। जमीन पर दिखाई देने वाली बड़ी संख्या में जहर की बोतलों को देखकर जियो यिक्सियन और अन्य लोग क्षण भर के लिए दंग रह गए। जहां तक ज़िजन सोर्स की बात है, वे जानते थे कि यह क्या है और उन्होंने इसके लाभों का अनुभव किया है। जहां तक मैरो क्लीनिंग ट्रू लिक्विड की बात है, हालांकि उन्होंने इसके बारे में नहीं सुना था, लेकिन उनके शिक्षक से आने के कारण यह एक बढ़िया उत्पाद होना चाहिए। यह मज्जा सफाई करने वाला सच्चा द्रव निश्चित रूप से ज़िजन स्रोत से कमतर नहीं होगा। ये गू ही पर उनका भरोसा था। अपने होश में आने के बाद तीनों ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। उसका धन्यवाद करने के बाद उन्होंने जमीन पर जहर की बोतलें बांट दी। इसके साथ गू ही ने अपनी जरूरत की हर चीज समझा दी, जो डू स्किल्स उसे सिखानी थी और जो संसाधन उसके पास थे उन्हें दे दिया। कहने के लिए और कुछ नहीं था। तुम्हारे पहाड़ से नीचे जाने के बाद तुम्हारे शिक्षक को भी मामलों को संभालने के लिए पहाड़ से नीचे जाना होगा। हमें फिर से एक दूसरे से मिलने में कुछ समय लग सकता है। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। गू ही ने अपने सामने अपने 4 शिष्यों को देखा और कुछ भावुकता से कहा। अध्याय 192 विदाई। गू ही के शब्दों को सुनकर तीनों एक पल के लिए चुप हो गए। प्रत्येक को थोड़ा असहज महसूस हो रहा था, खासकर लियूलिंग और शियाओ यिक्सियन। लियूलिंग के लिए गू ही का शिष्य बनने के बाद से वह हमेशा गू ही के साथ रहा था और उसने कभी क्लाउड मिस्ट संप्रदाय को नहीं छोड़ा। ये कहना होगा कि इन वर्षों में गू ही ने उसकी अच्छी देखभाल की थी। अब अचानक उसे प्रशिक्षण के लिए पहाड़ से नीचे जाने के लिए कहना वास्तव में लियूलिंग के लिए अप्रत्याशित था। जहां तक शियाओ यिक्सियन की बात है, गू ही का शिष्य बनने के बाद से उसे गू ही से सावधानीपूर्वक देखभाल मिली थी और वह पहले से ही गू ही को अपना परिवार मानती थी। अब गू ही का साथ छोड़ने के लिए कहा जाने पर स्वाभाविक रूप से वह असहज और अनिच्छुक महसूस कर रही थी। जहां तक नालन यानरान की बात है, नालन परिवार की युवा महिला के रूप में उसे बचपन से ही लाड़ प्यार दिया गया था। यूनियन द्वारा अपनाए जाने के बाद उसकी स्थिति और भी अधिक प्रतिष्ठित हो गई। उसे कभी कोई शिकायत नहीं हुई, यहाँ तक कि उसकी साधना के लिए आवश्यक संसाधन भी यूनियन ने व्यक्तिगत रूप से एकत्रित किए थे। इस बार का प्रशिक्षण उसके लिए भी उतना ही असुविधाजनक था। गुरु, अपना ख्याल रखना। थोड़ी देर बाद तीनों ने खुद को संभाला और कुछ भारी स्वर में बोले। कुछ हद तक गंभीर माहौल देखकर गू ही को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। उसने मुस्कुराहट के साथ कहा, ठीक है, ये सिर्फ एक प्रशिक्षण यात्रा है, इसमें डरने की क्या बात है? क्या तुम्हें अभी भी वो 0 तावीज याद है जो मैंने तुम्हारे लिए छोड़े थे? अगर तुम सच में किसी जानलेवा संकट का सामना करो तो सीधी तावीज को कुचल दो। उस समय चाहे मैं कहीं भी रहूं, मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगा। गू ही ने धीरे से मुस्कुराया। गू ही के शब्दों को सुनकर नालन यानरान और अन्य लोग भावुक हो गए। फिर उनकी हथेलियों में एक जैद ताबीज दिखाई दिया। इस जैद ताबीज को कुचलने से शिक्षक उनके पास आ जाएगा। अपने हाथों में जैद ताबीज को देखते हुए उन तीनों ने सहज रूप से अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अगर यह जैद ताबीज वास्तव में शिक्षक को उनके पास ला सकता है तो यह इस प्रशिक्षण यात्रा के दौरान उनके लिए एक जीवन रक्षक ताबीज होगा और वे इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, मैंने वह सब कह दिया है जो मुझे कहना था। वापस जाओ और तैयारी करो, फिर पहाड़ से नीचे जाओ। इस बिंदु पर जैसे कि कुछ सोच रहे हो, गू ही ने कहा, इस प्रशिक्षण को 1 वर्ष के भीतर पूरा करने का प्रयास करें। भले ही आपने कार्य पूरा न किया हो, क्लाउड मिस्ट संप्रदाय में वापस लौटें। मुझे कम से कम ये तो पता चले कि आप सुरक्षित हैं या नहीं। क्या तुम समझे? तीनों ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। शिष्य आज्ञा मानते हैं, खासकर तुम दोनों। गू ही ने जियाओ यिक्सियन और लियूलिंग की ओर देखा और उन्हें याद दिलाया, 1 साल बाद शाही राजधानी में अल्केमिस्ट ग्रैंड असेंबली की मेजबानी की जाएगी, जो अलग दिखने का एक शानदार अवसर है। मुझे उम्मीद है कि आप दोनों तुरंत भाग ले सकेंगे। अगर आप दोनों में से कोई भी अल्केमिस्ट ग्रैंड असेंबली में प्रथम स्थान जीत सकता है तो मैं यहाँ एक विशेष उपहार तैयार करूंगा। गू ही मुस्कुराया। अल्केमिस्ट ग्रैंड असेंबली, ये सुनकर जियाओ यिक्सियन और लियूलिंग की आंखें चमक उठी। उन्होंने एक स्वर में कहा, गुरु निश्चिंत रहें, शिष्य निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करेंगे। यह अच्छा है। गू ही ने स्वीकृति में सिर हिलाया, फिर अपना हाथ हिलाया। जाओ जाओ, और कुछ कहने का कोई फायदा नहीं है। अब से ये तुम पर निर्भर है। लियूलिंग ने सिर हिलाया और कहा, शिष्य पहले विदा लेंगे। गुरु, अपना ख्याल रखना। बोलने के बाद लियूलिंग ने जियो यिक्सियन और नालन यानरान को देखा और धीरे से कहा, दूसरी जूनियर बहन, तीसरी जूनियर बहन, अपना ख्याल रखना। बड़े वरिष्ठ भाई, आप भी अपना ख्याल रखना। नालन यानरान और जियाओ यिक्सियन ने अपनी सच्ची भावनाएं व्यक्त की। जियाओ यिक्सियन ने मजाकिया अंदाज में कहा, बड़े वरिष्ठ भाई, आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। 1 साल बाद कीमियागर ग्रैंड असेंबली में मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। लियूलिंग ने सिर हिलाया और जोर से कहा, जूनियर बहन, साधना की गति के मामले में मैं शायद तुम्हारे जितना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन जब कीमिया की बात आती है तो मैं जरूरी नहीं कि तुमसे हार जाऊं। ये कहने के बाद लियूलिंग ने अपना हाथ हिलाया और शालीनता से आंगन छोड़ दिया। इस समय ये युवक जो संरक्षण में था, एक पल में बहुत बड़ा हो गया था। लियूलिंग के जाने के बाद नालन यानरान और जियाओ यिक्सियन ने उनके बगल में उदास किंगलिन को देखा। उन्होंने अपने शरीर को नीचे किया और धीरे से सांत्वना दी,
छोटी जूनियर बहन, अब जब सीनियर बहन चली गई है तो आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, कड़ी मेहनत करनी चाहिए और जब आप मजबूत हो जाएंगी तो सीनियर बहन आपको लेने आएंगी। किंग लिन, जो शुरू में अनिच्छुक थी, जब उसने उनकी बातें सुनी तो तुरंत दोनों की बाहों में कूद पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह रो पड़ी। वरिष्ठ बहन, मैं तुम्हें जाते हुए नहीं देख सकता। महीनों की संगति ने तीनों के बीच के रिश्ते को और गहरा कर दिया था। वे एक दूसरे की मौजूदगी के आदी हो गए थे। किंग लिन को बिल्ली के बच्चे की तरह रोता देख ज़ियाओ यिक्सिन और नालन यानरान भी बहुत असहज महसूस कर रहे थे, लेकिन शिक्षक के आदेशों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता था। वे केवल उसे दिलासा दे सकते थे, किंग लिन, अच्छा रहो। सीनियर बहन बस कुछ समय के लिए जा रही है। तुम घर पर रहो, लगन से अभ्यास करो और जब तुम मजबूत हो जाओगी तो तुम जल्द ही मुझसे मिल सकोगी। हमेशा आज्ञाकारी रहने वाली किंग लिन केवल अपने दिल में दर्द को सहन कर सकती थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, वरिष्ठ बहन, मैं अच्छा रहूंगी, मैं कड़ी मेहनत करूंगी, तुम्हें मुझसे मिलने वापस आना होगा। ठीक है, सीनियर बहन निश्चित रूप से तुमसे मिलने वापस आएगी। तुम्हें घर पर अच्छा रहना होगा। कई वादे करने के बाद ज़ियाओ यिक्सिन और नालन यानरान दोनों अपने अपने कमरे में लौट आए। ये प्रशिक्षण कार्य अप्रत्याशित रूप से आया और जाने से पहले नालन यानरान को स्वाभाविक रूप से अपने शिक्षक को सूचित करना पड़ा। उसे स्थिति समझाने के लिए यूनियन के पास वापस भी जाना पड़ा। जियो यिक्सिन और नालन यानरान के चले जाने के बाद किंग लिन ने खाली आंगन को देखा और खुद को और अधिक आंसू बहाने से नहीं रोक सका। ये देखकर गू ही कुछ दुखी मन से चला गया और छोटी लड़की को अपनी बाहों में भर लिया। ठीक है, तुम्हारी सीनियर बहन अभी कुछ समय के लिए जा रही है, उसके वापस आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। किंग लिन ने सिसकियों से घुटते हुए गूही की ओर देखा और उदास होकर कहा, शिक्षक, क्या आप भी जा रहे हैं? गूही के चुप रहने पर उसने थोड़ा सिर हिलाया और धीरे से कहा, शिक्षक किसी काम से बाहर जा रहे हैं और जल्द ही वापस आएंगे। बहन चली गई, गुरु आप भी जा रहे हैं, मैं अकेला रह जाऊंगा। ये सुनकर किंग लिन और भी दुखी होकर रोने लगी। गूही ने छोटी लड़की के कंधे पर थपथपाया और उसे धीरे से सांत्वना दी, ठीक है, उदास मत हो, गुरु तुम्हें नौरंग की घाटी में ले जाएंगे। गुरु के जाने के बाद तुम नौरंग की घाटी में रहकर खेती कर सकती हो। अगर तुम्हें यह उबाऊ लगता है तो कैयर के साथ खेलो। गुरु तुमसे वादा करते हैं कि जब तुम डू ग्रैंड मास्टर क्षेत्र में पहुंचोगी तो मैं तुम्हें लेने वापस आऊंगी, ठीक है? ठीक है। गूही के सांत्वना भरे शब्दों से छोटी लड़की की भावनाएं आखिरकार स्थिर हो गईं और उसने आज्ञाकारी ढंग से कहा, ठीक है। ये देखकर कि छोटी लड़की की भावनाएं आखिरकार स्थिर हो गई थी, गूही को राहत महसूस हुई। उसने उसके छोटे से सिर को सहलाया और संतोष के साथ कहा, अच्छी लड़की। फिर गूही ने किंग लिन को उठाया और एक विचार के साथ वे सीधे आंगन से बाहर निकल गए। जब वे फिर से दिखाई दिए तो दोनों आकृतियां नौरंग की घाटी के बाहर आ गई थी। एक मार्ग खोलने के लिए कैयर के साथ संवाद करने के बाद गूही ने किंग लिन को उठाया और मार्ग के माध्यम से नौरंग की घाटी में प्रवेश किया। अध्याय 193 निर्देश। नौरंगीन घाटी में प्राकृतिक ऊर्जा की घनी धुंध ने चारों ओर घेरा बना लिया। गूहे किंग लिन को लेकर अचानक एक ठंडे तालाब के किनारे दिखाई दिया। कैयर, यहाँ आओ। किंग लिन को नीचे रखने के बाद गूहे ने कैयर को हाथ हिलाया, जो ठंडे तालाब में कुछ ही दूरी पर खेल रहा था। ये या कैयर गूहे की उपस्थिति को लेकर बहुत उत्साहित था। जिस क्षण गूहे की आवाज गिरी, उस छोटे से बच्चे ने अपनी पीठ पर पंख फुरफुराए और गूहे के बगल में आकर उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा। गूहे ने एक पल के लिए कैयर के साथ खेला, फिर स्थानिक वलय से एक सेट बोतल निकाली और दीर्घायु मनका का आज का हिस्सा एकत्र किया। ये सब पूरा करने के बाद गूहे ने एक और स्थानिक अंगूठी निकाली और उसे किंग लिन को सौंपते हुए कहा, किंग लिन, यह मेरे द्वारा तैयार किया गया स्पिरिट लिक्विड है और बहुत सारी सेट बोतलें भी हैं। मेरे जाने के बाद तुम मेरी जगह लोगे और हर दिन कैयर से इन हरे गोलाकार मोतियों की एक बूंद लेने के लिए यहाँ आओगे। समझे? दीर्घायु मोती मूल्यवान थे और कैयर हर दिन एक मोती को संघनित कर सकता था। स्वाभाविक रूप से गूहे उन्हें बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसके जाने के बाद ये कार्य केवल छोटे किंग लिन को सौंपा जा सकता था। ये सुनकर किंग लिन ने गूहे के हाथ से जैद की बोतल ली, आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया और कहा, हाँ शिष्य, समझ गया। इसके बाद किंग लिन ने अपने बगल में कैयर को देखा और स्पष्ट आवाज में कहा, कैयर, बहुत समय हो गया। ये या किंग लिन का अभिवादन सुनकर कैयर ने तुरंत अपने पंख फुरफुराए और बचकानी आवाजें निकालते हुए किंग लिन की तरफ उड़ गई। पिछले 2 महीनों में किंग लिन को अक्सर गूहे द्वारा साधना के लिए यहाँ लाया जाता था। कई बार बातचीत के बाद ये दोनों छोटी लड़कियां अच्छी दोस्त बन गई थी। किंग लिन ने अपना छोटा सा हाथ बढ़ाया और कैयर खुशी से उसकी हथेली में उतर गई, खुशी से उछल पड़ी। किंग लिन के छोटे से चेहरे पर भी मुस्कान दिखी। कुछ पल के लिए वह भूल गई कि उसकी बड़ी बहन और शिक्षिका जल्द ही चली जाएंगी। छोटी लड़की को खुशी से मुस्कुराते हुए देखकर गूहे की आंखों में भी संतोष की झलक दिखी। कैयर के साथ होने से किंग लिन को अकेलापन महसूस नहीं होना चाहिए। 2 छोटी लड़कियों के खेलने के लिए चुपचाप इंतजार करते हुए गूहे ने फिर किंग लिन को निर्देश देना जारी रखा। किंग लिन, वहाँ एक गुफा है, वहाँ कुछ छोटे कीड़े हैं जिन्हें मैं अंदर पालता हूँ। याद रखना, हर हफ्ते उन्हें खिलाने के लिए बाहर से कुछ निम्न स्तर के जादुई जानवर लाना। गूहे ने उस गुफा की दिशा में इशारा किया जहाँ खून की प्यासी जहरीली मधुमक्खियां पली बड़ी थी। खून की प्यासी जहरीली मधुमक्खियों के बढ़ने के लिए उन्हें मांस और खून खाने की जरूरत थी। चूंकि गूहे जाने वाला था, इसलिए ये काम स्वाभाविक रूप से छोटी लड़की को सौंपना पड़ा। उसके बाद गूहे ने किंग लिन को कुछ और बातें ध्यान से समझाईं, जैसे कि औषधीय बगीचे की देखभाल करना और हेबोडोंग द्वारा भेजी गई 6ठी कक्षा की आत्मा की दवाइयों को संभालना। सब कुछ स्पष्ट हो जाने के बाद गूहे ने बगल में उड़ती कैयर को देखा और कहा, कैयर, मेरे जाने के बाद तुम्हें किंग लिन की अच्छी तरह से रक्षा करनी चाहिए, उसे चोट न लगने देना। कैयर की आत्मा की शक्ति के साथ ये पूरे यूनलान संप्रदाय को घेरने के लिए पर्याप्त था, इसलिए छोटे किंग लिन की रक्षा करना स्वाभाविक रूप से आसान था।
ये या दोस्तों रक्षा करो। बूही के शब्दों को सुनकर छोटे ने तुरंत अपनी बचकानी आवाज में ये यास के साथ जवाब दिया। आप दोनों के बीच अच्छा रिश्ता लगता है। बूहे ये सुनकर थोड़ा मुस्कुराया और कहा, हाँ किंगलिन आपकी अच्छी दोस्त है, आपको उसकी अच्छी तरह से रक्षा करनी चाहिए। फिर बूहे ने किंगलिन की ओर देखा और धीरे से कहा, किंगलिन अब से यहीं रहो और स्वर्गीय सर्प तकनीक की साधना पर ध्यान दो। ZZZ ग्रीन स्नेक फ्लावर पुतलियों की क्षमताओं को विकसित करने की पूरी कोशिश करो। जल्द ही तुम अपनी 2 बड़ी बहनों के बराबर पहुंच जाओगी। अगर तुम्हें कभी बोरियत महसूस हो तो तुम कुछ समय के लिए वापस आंगन में भी जा सकती हो। कैएर की सुरक्षा के साथ किंगलिन यूनिलान संप्रदाय के पीछे के पहाड़ों में स्वतंत्र रूप से घूम सकती थी। इसके अलावा किंगलिन के पास अभी भी काफी ताकत वाले 2 अनुबंधित जादुई जानवर थे। असली लड़ाई में डूपूर्वक क्षेत्र में यूनिलान संप्रदाय के बुजुर्ग भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। ठीक है, मुझे अब जाना चाहिए, यहाँ साधना पर ध्यान दो। सब कुछ समझाने के बाद बूहे ने आखिरकार ये शब्द कहे। शिक्षक ये सुनकर कि बूहे जा रहा है, किंगलिन का छोटा चेहरा अचानक घबरा गया। उसकी आंखें तुरंत अनिच्छा से भर गईं और आंसू चमक उठे। अच्छा बनो किंगलिन, तुम्हें मजबूत बनना सीखना चाहिए। टीचर अभी कुछ समय के लिए जा रही हैं। बूहे ने छोटी लड़की के सिर को सहलाया, उसे धीरे से सांत्वना दी। ये सुनकर किंगलिन ने जोर से सिर हिलाया। अपने आंसुओं को दबाते हुए उसने आज्ञाकारी ढंग से कहा, टीचर मैं बहुत अच्छी रहूंगी, आपको जल्दी से वापस आकर मुझसे मिलना चाहिए। बूहे ने सिर हिलाया, फिर एक विचार के साथ गायब हो गई। टीचर बूहे को अचानक गायब होते देखकर छोटी किंगलिन ने घबराहट में इधर उधर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं और उसका छोटा चेहरा उदासी से भर गया। ये या दुखी किंगलिन को देखकर कैएर ने अपने पंख फड़फड़ाए और उसके पास उड़ गई, सांत्वना देने वाली आवाजें निकालते हुए मानो उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रही हो। ऐसा प्रतीत होता है कि कैएर के आराम का कुछ असर हुआ। किंगलिन की खाली आंखों में आखिरकार हरकत का एक निशान दिखाई दिया। उसने कैएर के छोटे शरीर को अपने हाथों में थाम लिया और बुदबुदाया, कैएर बड़ी बहन चली गई, टीचर चली गई, अब सिर्फ तुम ही मेरे साथ हो। आह, धुंध की गहराई में बूहे ने आह भरी। ये देखकर कि छोटी लड़की की भावनाएं स्थिर हो गई थी, उसने मुक्त आत्मा शक्ति को वापस ले लिया। छोटी लड़कियों को हमेशा बड़ा होना पड़ता है। अपना सिर हिलाते हुए बूहे ने अपने दिल में असहज भावना को दूर किया। फिर उसने अपने 4 पालतू जानवरों को बुलाना शुरू किया। जल्द ही बूहे के बुलाने पर उसके सामने 4 आकृतियां प्रकट हुईं। वे सुनहरे पंखों वाला विशालकाय चील, लाल लौ वाला दुष्ट ड्रैगन, शून्य जानवर और काले पैमाने वाला ठंडा अजगर थे। इस अवधि के दौरान ये 4 जानवर 9 रंग की घाटी में साधना कर रहे थे और उनकी ताकत में बहुत सुधार हुआ था। अब गोल्डन विंग जायंट ईगल ने 7वीं रैंक को तोड़ दिया था, जो कि 3 सितारा डू पूर्वज की ताकत के बराबर था। जहां तक क्रिम्सन फ्लेम ईविल ड्रैगन और वॉर्ड बीस्ट की बात है, उनकी ताकतें 7वीं रैंक के बाद के चरण तक पहुंच गई थी, जो कि मानव 9 सितारा डू पूर्वज की चरम ताकत के बराबर थी। वॉर्ड बीस्ट अपनी शून्य दिव्य क्षमता के साथ एक साधारण डू वेनेरेट के खिलाफ भी मुकाबला कर सकता था। उनमें से सबसे मजबूत ब्लैक स्केल फ्रीजिड पायथन था, जो कि 8वीं रैंक का जादुई जानवर था। ब्लैक स्केल फ्रीजिड पायथन ब्लू स्केल जायंट पायथन से पुनर्जन्म हुआ था और 8वीं रैंक की रिक्त रेखा तक पहुंच गया था, जो पहले से ही इसका शिखर था। यदि पर्याप्त ऊर्जा समर्थन था तो ब्लैक स्केल फ्रीजिड पायथन संभावित रूप से भविष्य में 8वीं रैंक अस्तित्व का शिखर बन सकता था। हालांकि 9वीं रैंक तक पहुंचना बिल्कुल असंभव था। 8वीं रैंक की रिक्त रेखा स्तर पर ऐसे उच्च स्तरीय प्राणियों को साधारण खजाने से बेहतर नहीं बनाया जा सकता था। जब तक बूहे शीर्ष स्तरीय खजाने नहीं खोज लेता, ब्लैक स्केल फ्रिगेट पायथन की रिक्त रेखा 9वीं रैंक तक आगे नहीं बढ़ पाएगी। तुम सभी मेरे लिए मानव रूप में बदल जाओ। अध्याय 194 नालन यानरान का दृढ़ संकल्प। आप सभी मानव रूप में बदल जाएं। बूहे ने अपने सामने मौजूद कुछ पालतू जानवरों को देखा और उदासीनता से बोला, जब जादुई जानवर डू जोंग क्षेत्र में पहुंचते हैं तो वे मानव रूप में बदल सकते हैं। अतीत में इसकी कोई जरूरत नहीं थी और चूंकि जानवरों को इंसानों में बदलना खास पसंद नहीं था, इसलिए बूहे ने कभी इसकी मांग नहीं की। हालांकि बूहे जो कार्य सौंपने वाले थे उसके लिए इन जानवरों का मानव रूप लेना जरूरी था। बूहे के शब्दों को सुनकर जानवर एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर उन्होंने उसकी आज्ञा का पालन किया और एक के बाद एक मानव रूप में बदलना शुरू कर दिया। कुछ ही क्षणों बाद बूहे की आंखों के सामने से 4 जानवरों की छायाएं गायब हो गई, उनकी जगह 4 मानव आकृतियां आ गईं। लाल बालों वाला एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति, ये क्रिम्सन फ्लेम डेमन ड्रैगन था। सुनहरे बालों वाला एक छोटा लड़का, ये गोल्डन विंग जायंट ईगल था। चांदी के बालों वाली एक छोटी लड़की, ये शून्य जानवर थी। काले कपड़ों में एक आदमी ठंडी आभा बिखेर रहा था, ये ब्लैक स्केल फ्रिगेट पायथन था। हम गुरु का अभिवादन करते हैं। सफल परिवर्तन के बाद चारों जानवर एक साथ चिल्लाए। बूहे की नजर 4 मानव आकृतियों पर पड़ी। अंततः लाल बालों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति, सुनहरे बालों वाले छोटे लड़के और चांदी के बालों वाली छोटी लड़की पर टिकी, गंभीरता से बोलते हुए, क्रिम्सन ड्रैगन, लिटिल जिन, शून्य, मेरे पास आप तीनों के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है। ये सुनकर तीनों जानवर क्षण भर के लिए चौंक गए, फिर एक साथ जवाब दिया, कृपया हमें निर्देश दे गुरु। अच्छा, बूहे ने सिर हिलाया, फिर सीधे कहा, मेरे 3 शिष्य हैं जो प्रशिक्षण के लिए पहाड़ छोड़ने वाले हैं। मुझे चाहिए कि आप तीनों उनका अनुसरण करें और गुप्त रूप से उनकी रक्षा करें। बोलते हुए बूहे की नजर लाल बालों वाले आदमी पर गई। क्रिम्सन ड्रैगन, तुम मेरे सबसे बड़े शिष्य लियू लिंग को टैगोर ग्रेट डेजर तक सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार हो। फिर बूहे ने गोरे छोटे लड़के की ओर देखा। छोटे जिन, तुम्हें मेरे चौथे शिष्य नालन यानरान को दानव जानवर पर्वत श्रृंखला तक सुरक्षित रखना है। अंत में बूहे ने चांदी के बालों वाली छोटी लड़की की ओर रुख किया। शून्य, तुम्हें मेरे दूसरे शिष्य की रक्षा करनी है जो यून साम्राज्य की ओर जा रहा है। बूहे की आज्ञा सुनकर तीनों जानवरों ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया और एक स्वर में कहा, हाँ गुरु।
गुरु मेरा क्या? तभी काले बालों वाला आदमी बोला, उन सभी के पास काम है, मेरे पास क्यों नहीं? काले बालों वाला आदमी ब्लैक स्केल फ्रीजेड पायथन था, जो 4 जानवरों में से एकमात्र 8वां स्तर का अस्तित्व था। उसके विचार में सबसे शक्तिशाली होने के कारण उसे गुरु द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान माना जाना चाहिए। लेकिन अप्रत्याशित रूप से जबकि अन्य जानवरों के पास काम था, उसे छोड़ दिया गया, जिससे ब्लैक स्केल फ्रीजेड पायथन कुछ हद तक निराश हो गया। इन कमजोर प्राणियों को गुरु का अनुग्रह क्यों मिलता है? उसने असंतोष महसूस करते हुए सोचा। ये सुनकर गू ही की नजर ब्लैक स्केल फ्रीजेड पाइथन पर गई और उदासीनता से बोला, हे लिन, तुम्हारे लिए मेरे पास दूसरे इंतजाम है। ये सुनकर ब्लैक स्केल फ्रीजेड पाइथन शांत हो गया। गू ही ने लिटिल जिन और दूसरों को देखा और आदेश देना जारी रखा, याद रखो, मैंने उन्हें गुप्त रूप से बचाने के लिए कहा था। जब तक कि यह जीवन और मृत्यु का मामला न हो, हस्तक्षेप न करें। हाँ मास्टर, तीनों जानवरों ने सहमति में सिर हिलाया। गू ही ने सिर हिलाया, अपना हाथ हिलाया और कहा, जाओ, वे रवाना होने वाले हैं। फिर गूहे ने कयर से एक मार्ग खोलने के लिए संवाद किया, जिसके माध्यम से तीनों जानवर नौ रंगीन घाटी से जल्दी से गायब हो गए। तीनों जानवरों के चले जाने के बाद गूहे ने थोड़ी देर के लिए किंगलिन की स्थिति का निरीक्षण किया। ये देखकर कि छोटी लड़की की भावनाएं स्थिर हो गई थी, फिर वह ब्लैक स्केल फ्रीजेड पाइथन के साथ नौ रंगीन घाटी से चला गया। जाने से पहले मुझे उससे मिलना चाहिए। गूहे के दिमाग में यून के खूबसूरत चेहरे की छवि उभरी और उसने खुद से कहा, यूनलान संप्रदाय के मुख्य शिखर पर क्या एल्डर गूहे ने आपको प्रशिक्षण के लिए पहाड़ से नीचे जाने और दानव जानवर पर्वत श्रृंखला पर जाने के लिए कहा है? महान हॉल में यूनियन नालान यानरान के उद्देश्य को सुनकर चौंक गया, अविश्वास में बोला, सिर्फ मुझे ही नहीं, बहन जियान और भाई लियूलिंग को भी शिक्षक ने अलग अलग जगहों पर प्रशिक्षण देने के लिए नियुक्त किया है। नालन यानरान ने गूहे द्वारा जारी किए गए प्रशिक्षण कार्य को शुरू से अंत तक यूनियन को समझाया। यून साम्राज्य, टैगोर महान रेगिस्तान, क्या गूहे पागल हो गया है? नालन यानरान की बातें सुनने के बाद यूनियन के हाव भाव फिर से नाटकीय रूप से बदल गए और उसकी खूबसूरत आंखों में आश्चर्य दिखाई दिया। फिर नालन यानरान को देखते हुए उसने उत्सुकता से कहा, मैं उसे ढूंढने जाऊंगी और उससे इस प्रशिक्षण को रद्द करने के लिए कहूंगी। जैसे ही उसने कहा, यूनियन महान हॉल से बाहर जाने के लिए तैयार थी। मत करो। इस समय नालन यानरान ने अचानक यूनियन को रोकने के लिए आवाज लगाई। ये सुनकर यूनियन अपनी जगह पर रुक गई और पीछे मुड़ी, केवल नालन यानरान को दृढ़ निश्चयी भाव से देखा। क्यों यानरान, क्या तुम जानते हो कि दानव जानवर पर्वत श्रृंखला कितनी खतरनाक है? यहाँ तक कि मैं तुम्हारा शिक्षक होने के नाते वहाँ अपनी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। दानव जानवर पर्वत श्रृंखला में अपने स्वयं के निकट मृत्यु अनुभव को याद करते हुए यूनियन भयभीत भाव प्रकट करने से खुद को रोक नहीं पाई। नालन यानरान उसकी एकमात्र शिष्या थी और वह उसे खतरनाक दानव जानवर पर्वत श्रृंखला की ओर जाते हुए नहीं देख सकती थी। मैं समझती हूँ, लेकिन मैं प्रशिक्षण के लिए दानव जानवर पर्वत श्रृंखला में जाने को तैयार हूँ, नालन यानरान ने उत्तर दिया। उसकी अभिव्यक्ति अभी भी दृढ़ थी। शिक्षक गूहे सही कह रहे हैं। जन्म से लेकर अब तक मैंने कभी भी जीवन मृत्यु की लड़ाई का अनुभव नहीं किया है। किसी व्यक्ति की क्षमता केवल ज्वालामुखी की तरह तभी फूटती है जब उसका जीवन खतरे में होता है। मेरे पिछले गुनगुने अभ्यास के साथ मुझे डर है कि मैं कभी भी एक सच्ची मजबूत साधक नहीं बन पाऊंगी। ये कहते हुए नालन यानरान ने चमकती आंखों से यूनियन को देखा। उसका स्वर गंभीर था। शिक्षक, मैं गंभीर हूँ। मैं यहाँ विदा लेने आई हूँ, शिक्षक से मेरे लिए विनती करने के लिए नहीं। मुझे आशा है कि शिक्षक मुझे पहाड़ से नीचे जाने की अनुमति देंगे और शिक्षक गूहे के पास नहीं जाने देंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि शिक्षक गूहे मुझे नीची नजर से देखें। नालन यानरान की अभिव्यक्ति दृढ़ थी, एक अकथनीय दृढ़ संकल्प के साथ। नालन यानरान की बातें सुनकर यूनियन दम रह गई। अपने सामने दृढ़ निश्चय नालन यानरान को खाली नजरों से देखती रही, मानो उसे पहली बार देख रही हो। काफी समय के बाद यूनियन आखिरकार अपने होश में आए। नालन यानरान को देखते हुए उसकी आंखें जटिल हो गईं। उसके स्वर में राहत की झलक थी। यानरान, तुम वाकई बड़ी हो गई हो। ये सुनकर नालन यानरान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। एक शिष्य को हमेशा बड़ा होने की जरूरत होती है। ठीक है, चूंकि तुमने अपना मन बना लिया है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। यूनियन ने नालन यानरान को देखते हुए बेबसी का संकेत दिया और कहा, हालांकि तुम्हें सुरक्षित वापस लौटने का वादा करना होगा। तुम मेरे एकमात्र शिष्य हो और भविष्य में मैं अब भी तुमसे मेरी जगह लेने की उम्मीद करता हूँ। नालन यानरान ने ये सुना और गंभीरता से सिर हिलाया। गुरु, चिंता मत करो। मात्र दानव जानवर पर्वत श्रृंखला मेरी जान नहीं लेगी। मुझे अभी भी सबके सामने जियोयान को हराना है। अगर मैं वापस नहीं लौटा तो क्या यह उसके लिए मजाक नहीं होगा? तुम समझ गए, यह अच्छा है। यूनियन मुस्कुराए और फिर एक पल के लिए झिझकी। एक विचार के साथ उसने जुबान बिंग पवित्र कवच को उतार दिया जो उसने पहना हुआ था और उसे नालन यानरान को सौंप दिया। धीरे से बोली, यानरान, यह मेरा व्यक्तिगत नर्म कवच है, इसे अपनी सुरक्षा के लिए ले लो। नालन यानरान ने मना नहीं किया, नर्म कवच ले लिया। फिर यूनियन को अलविदा कहा और सीधे महान हॉल से बाहर निकल गया। यूनियन ने नालन यानरान की विदा होती हुई आकृति को देखा। उसकी आंखों में चिंता का एक संकेत था। किसने तुम्हें वह देने की अनुमति दी जो मैंने तुम्हें दिया था? तभी महान हॉल में अचानक एक स्पष्ट आवाज गूंजी। अध्याय का अंक, अध्याय 195, विदाई चुंबन। किसने तुम्हें मेरी दी हुई चीजें लेने और उन्हें यूं ही देने की अनुमति दी? ठीक इसी समय हॉल में अचानक एक स्पष्ट आवाज गूंजी। इस जानी पहचानी आवाज को सुनकर यूनियन कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर पीछे मुड़कर देखने लगी। अनजाने में गूहे की आकृति चुपचाप हॉल में प्रकट हुई। गूहे की उपस्थिति को देखकर यूनियन के चेहरे पर खुशी की एक झलक दिखाई दी। हालांकि जैसे ही उसने कुछ सोचा, उसने जल्दी से अपना संयम वापस पा लिया। एक ठंडी अभिव्यक्ति अपनाते हुए और एक सख्त लहजे में कहा, तुमने मुझे जो चीजें दी हैं वे मेरी हैं और मैं उन्हें जैसे चाहूं दे सकती हूँ।
यून को उसके ठंडे और उदासीन व्यवहार के साथ देखकर गूही मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। क्या हुआ? गुस्सा। यून ने नाक सिकोड़ते हुए पूछा, तुमने यानरान को दानव जानवर पर्वत श्रृंखला में क्यों जाने दिया? क्या तुम नहीं जानते कि वहाँ कितना खतरनाक है? अगर यानरान को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गूही ने शांति से उत्तर दिया, क्या तुम अभी यानरान की बातें नहीं समझ पाए? मुझे पता है कि तुम अपने अनमोल शिष्य के बारे में चिंतित हो, लेकिन यानरान मेरी शिष्या भी है। मैं उसे आसानी से खतरे में कैसे डाल सकता हूँ? गूही के चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। 3 जानवरों द्वारा गुप्त रूप से उसकी रक्षा करने के साथ गूही को विश्वास था कि नालन यानरान को किसी भी तरह के जीवन धमकाने वाले खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर हालात वाकई खराब हो गए तो अभी भी शून्य से तावीज था, है न? उसे व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा गूही ने जीवन रक्षक उपाय के रूप में दीर्घायु मन का छोड़ दिया। इतनी सारी सुरक्षा के साथ अगर ये छोटे बच्चे फिर भी मुसीबत में पड़ गए तो ये केवल भाग्य ही हो सकता है। गूही के आत्मविश्वास भरे व्यवहार को देखकर यून को अचानक संदेह हुआ। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा हथियार है जो तुम्हें धोखा दे सकता है? गूही ने बिना उत्तर दिए मुस्कुरा दिया और उसका समझाने का कोई इरादा नहीं था। उसने आश्वस्त किया, निश्चिंत रहो, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे अनमोल शिष्य को सुरक्षित तुम्हारे पास वापस कर दूंगा। ये सुनकर यून को और अधिक विश्वास हो गया कि गूही ने एक बैकअप योजना तैयार की है। हालांकि वह उससे यह बात गुप्त रखने की योजना बना रहा था। हुन्फ। यून ने नाक से कुड़ी गूही को घूरा और अपनी नाराजगी व्यक्त की। गूही हालांकि उसके कृत्य में नहीं फंसा, मुस्कुराया और कहा, यूनिर, क्या तुम्हें डेमन बीस्ट माउंटेन रेंज में हमारा समझौता याद है? अचानक यह उल्लेख करते हुए यून स्पष्ट रूप से स्तब्ध हो गई, फिर उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसने गूही को गुस्से से घूरते हुए कहा, तुमने पहले ही शर्त लगा ली है, क्या इस समझौते को जारी रखने की कोई जरूरत है? इस बार स्तब्ध होने की बारी गूही की थी। यून के शब्दों पर ध्यान से विचार करने के बाद वह आखिरकार समझ गया। उसकी आंखों में थोड़ी चिढ़ाहट दिखाई दी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये सच है। शुरुआती शर्त यह थी कि अगर यून हार गई तो नालन यानरान को अब से उसे मास्टर कहना होगा, लेकिन अब वे दोनों 2 बार एक साथ सो चुके थे। अगर वे इसके बारे में सख्त होते तो नालन यानरान पहले ही यून को मास्टर कह सकती थी। क्या ये शर्त गूही ने पहले ही नहीं जीत ली थी? यून की शर्मिंदगी भरी शक्ल देखकर गूही की आंखों में चंचलता की झलक दिखाई दी। उसने मुस्कुराते हुए सुझाव दिया, क्या हम शर्त को थोड़ा बदल सकते हैं? इसे बदल दें। आप इसे कैसे बदलना चाहते हैं? ये सुनकर यून कुछ हैरान हो गई। गूही ने हंसते हुए कहा, चलो इसे बदल देते हैं ताकि अगर तुम हार जाओ तो तुम बच्चे की माँ बन जाओगी। बच्चे की माँ। अध्याय 195 विदाई चुंबन। बच्चा कहाँ से आया? यून को पहले तो समझ में नहीं आया और उसने उलझन में कुछ सवाल पूछे। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसका क्या मतलब है और उसके नाजुक चेहरे पर शर्मिंदगी फैल गई। उसने शर्मिंदगी के साथ कहा, तुम सपना देख रही हो? हाँ। गूही ने यून को सफलतापूर्वक चिढ़ाया और खुद को हंसने से रोक नहीं पाई। हंसने की हिम्मत मत करना। यून ने गूही को घूरकर देखा और अपनी नाराजगी जाहिर की। गूही ने उसकी बातें सुनकर तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। फिर उसने यून को गंभीरता से देखा और उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसने गंभीरता से कहा, यूनिट, मैं इस बार तुम्हें अलविदा कहने आया हूँ। तुम जा रही हो? गूही के शब्दों को सुनकर यून अपनी शर्मिंदगी को भूल गई और उत्सुकता से पूछा। हाँ। गूही ने सिर हिलाया और कहा, मैं जल्द ही जाऊंगा, जाने से पहले तुमसे मिलने आया हूँ। गूही ने बोलते हुए यून के पास पहुंच गया। गूही को अपने पास आते देख यून ने एक पल की चुप्पी के बाद आखिरकार पूछा, इस बार तुम कितने समय के लिए जा रही हो? लगभग 1 साल। गूही ने एक समय सीमा दी और मुस्कुराते हुए कहा, मैं निश्चित रूप से उस दिन वापस आऊंगा जब नालन यानरान जियाओयान के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा। ये सुनकर यून के मोहक लाल होंठ हिल गए और उसने आखिरकार कहा, ध्यान रखना, सुरक्षित वापस आना सुनिश्चित करना। यून की खूबसूरत आंखों में चिंता को महसूस करते हुए गूही ने अपने दिल में गर्मजोशी महसूस की, सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, मैंने अभी तक तुमसे शादी नहीं की है, मैं खुद को मरने नहीं दूंगी। कौन तुमसे शादी करना चाहता है, बेशर्म? ये सुनकर यून उसे फिर से डांटने से खुद को नहीं रोक पाए। गूही ने अभी भी एक फीकी मुस्कान पहनी हुई थी, फिर अपनी स्थानिक अंगूठी से एक शून्य ज़ेर तावीज निकाला और उसे यून को सौंप दिया। उसने कहा, यूनिट, मेरे जाने के बाद अगर संप्रदाय को खतरा होता है तो संकोच न करें। इस ज़ेर तावीज को कुचल दें और मैं तुरंत आपको संकट से बाहर निकालने के लिए प्रकट हो जाऊंगा। यून ने आश्चर्यचकित होकर अपने हाथ में ज़ेर तावीज को देखा और पूछा, इस ज़ेर तावीज को कुचलने से आप प्रकट हो जाएंगे? क्या ये संभव है? गूही ने गंभीरता से सिर हिलाया। यूनिट, मैं जा रहा हूँ। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए प्रोत्साहन की कोई शब्द नहीं है? प्रोत्साहन? यून थोड़ा हैरान था, तुम कैसे चाहती हो कि मैं तुम्हें प्रोत्साहित करूं? गूही ने उसकी आंखों में देखा, अचानक उसके पास गया, सीधे उसकी पतली कमर को गले लगाया और यून को अपनी बाहों में जकड़ लिया। यह अप्रत्याशित दृश्य देखकर यून का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसने संघर्ष करने की कोशिश की लेकिन वह मुक्त नहीं हो सकी। गूही ने उसे मजबूती से पकड़ लिया और कहा, तुम क्या कर रही हो? गूही ने एक हाथ से उसकी पतली कमर को पकड़ा, उसके कान के पास गया और उसका स्वर अचानक कुछ हद तक दबंग हो गया। चूंकि तुम नहीं जानती कि क्या करना है तो मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से सिखाऊंगा। ये कहते हुए गूही ने अचानक अपना सिर नीचे किया और उसके लाल होठों को चूमा, उसकी पतली कमर को कसकर गले लगाया, उसे जमकर चूमा। गूही के अचानक हमले का सामना करते हुए यून एकदम से स्तब्ध रह गई और कुछ देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं की। प्रतिक्रिया करने के बाद वह एक पल के लिए झिझकी। इस बार उसने प्रतिरोध नहीं किया, भले ही प्रतिरोध व्यर्थ था। इसके बाद यून ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं, जिससे गूही उसे जोश से चूम सके।
बूहे, यून को दबंगई से पकड़े हुए यून के नाजुक शरीर को अपने में पिघलाना चाहता था। उसने यून के स्वाद का ध्यानपूर्वक स्वाद लिया, जैसे कि वह इस स्वाद को हमेशा याद रखना चाहता हो। काफी समय बाद यून को अचानक कुछ महसूस हुआ और उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसे नहीं पता था कि कब, लेकिन बूहे की आकृति हॉल से पहले ही गायब हो चुकी थी। वह चला गया। खाली हॉल को देखते हुए यून को अचानक कुछ खोया खोया सा महसूस हुआ। फिर उसने अपने हाथ में अभी भी गर्म जैद तावीज को देखा। उसकी खूबसूरत आंखों में एक जटिल भाव दिखाई दे रहा था। उसे वापस आना ही होगा। अपने हाथ में जैद तावीज को सहलाते हुए यून ने खुद से फुसफुसाया। अध्याय 196, सज्जन कुल की ओर बढ़ना। यूनान संप्रदाय के तल पर बूहे की आकृति अचानक प्रकट हुई। उसने पीछे यूनान संप्रदाय के द्वार पर नजर डाली और फिर धीरे धीरे घुमा। हे लिन, चलो चलते हैं। जैसे ही बूहे की आवाज गिरी, एक काले कपड़े पहने आदमी उसके सामने आया। उसकी आकृति पलक झपकते ही एक विशाल काले सांप में बदल गई। बूहे की आकृति चमक उठी, हे लिन की पीठ पर उतरी। चलो सज्जन कुल की ओर बढ़ते हैं। हे लिन, कोल ड्रैगन ने धीमी आवाज में दहाड़ लगाई और अपनी विशाल ड्रैगन पूंछ को चटकते हुए वह यूनान संप्रदाय की सीमाओं के भीतर अविश्वसनीय रूप से तेज गति से गायब हो गया। बूहे के आधे दिन तक चले जाने के बाद यूनान संप्रदाय के भीतर से एक विशाल पक्षी उड़कर बाहर आया। वरिष्ठ बहन जियान, आपकी परेशानी के लिए धन्यवाद। लोहे के पंखों वाले विशालकाय ईगल की पीठ पर नालन यानरा ने सीनियर सिस्टर जियान के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। सीनियर सिस्टर नालन, आप बहुत विनम्र हैं। मुझे किंगशान टाउन में कुछ काम निपटाने थे, इसलिए मैंने आपको साथ ले जाने का फैसला किया। ज़ियाओ जियान ने धीरे से मुस्कुराया। उसके दिमाग में एक नीली चील की तस्वीर चमक उठी। लिटिल ब्लू, मैंने तुम्हें 1 साल से नहीं देखा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम ठीक हो। इस बार मैं तुम्हें लेने आया हूँ। ... दानव जानवर पर्वत श्रृंखला। ज़ियाओ यान, आज तुम अपने पंखों के साथ भाग नहीं सकती। मैं तुम्हें 10,000 टुकड़ों में फाड़कर अपने बेटे की आत्मा को अर्पित कर दूंगा। शांत दानव जानवर पर्वत श्रृंखला अचानक पीछा करने से बाधित हो गई। अनगिनत जोरदार चीखें और पीछा करने की आवाजें लगातार पर्वत श्रृंखला के ऊपर हवा में भर गईं। विशाल पीछा करने वाली टीम के कारण कुछ भाड़े के समूह जिन्होंने मूल रूप से दानव जानवरों का शिकार करने की योजना बनाई थी, वे भी अपने रास्ते में रुक गए और बड़ी भीड़ को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। क्या ये लोग वुल्फहेड भाड़े के समूह से नहीं हैं? हाँ, देखो, ये वुल्फहेड भाड़े के समूह का नेता म्यूशे है। एक भाड़े के सैनिक ने आश्चर्य से पास के काले चेहरे वाले आदमी की ओर इशारा किया। वुल्फहेड भाड़े के समूह ने इतनी बड़ी सेना जुटाई है। क्या वे किसी का पीछा कर रहे हैं? क्या आपने नहीं सुना? 1 महीने पहले म्यूशे के बेटे को दानव जानवर पर्वत श्रृंखला में एक युवक ने मार डाला था। क्या आपका मतलब है कि जो व्यक्ति अभी अभी भागा है उसने म्यूरी को मार डाला? जिज्ञासा से प्रेरित होकर कुछ अन्य भाड़े के सैनिक भी बड़े समूह का पीछा करने लगे। वे देखना चाहते थे कि यह रहस्यमय व्यक्ति कौन है जिसने वुल्फहेड भाड़े के सैनिकों का ध्यान इतने बड़े पैमाने पर आकर्षित किया था। हर कोई, अगर कोई इस व्यक्ति को पकड़ने में मेरी मदद करता है तो वुल्फहेड भाड़े के सैनिकों का समूह उन्हें 10,000 सोने के सिक्के इनाम में देगा। पीछा करते हुए म्यूशे ने कुछ भाड़े के सैनिकों को देखा जो कुछ ही दूरी पर उत्साह देख रहे थे। उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान दिखाई दी क्योंकि उसने अचानक अपना गला खोला और चिल्लाया। नेता की चीख सुनकर उसके पीछे वुल्फहेड भाड़े के सैनिकों के समूह के सदस्य भी एक स्वर में चिल्लाए। एक पल के लिए, थोड़ी देर की खामोशी के बाद कुछ भाड़े के सैनिक भारी इनाम के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सके। उन्होंने अपने हथियार उठाए और दूरी पर अस्पष्ट आकृति का पीछा किया। 10,000 सोने के सिक्के। ये 4 शब्द सुनने के बाद लगभग सभी भाड़े के सैनिकों ने अपना काम बंद कर दिया। उन्होंने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में लालच चमक उठा। कुछ देर की खामोशी के बाद कुछ भाड़े के सैनिक भारी इनाम के लालच का विरोध नहीं कर सके। उन्होंने अपने हथियार उठाए और पीछा करने वाली टीम में शामिल हो गए। इस समय काले वस्त्र पहने व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि ज़ियाओ यान था, जो दानव जानवर पर्वत श्रृंखला का अनुभव करने आया था। अपने पीछे बढ़ते हुए विशाल समूह को देखते हुए ज़ियाओ यान की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उसने अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया, लानत है धूर्त कमीने। घने जंगल से तेजी से आगे बढ़ते हुए ज़ियाओ यान ने अपने आसपास का सर्वेक्षण किया और फिर उस क्षेत्र की ओर बढ़ गया जहां दानव जानवर सबसे अधिक थे। चलो देखते हैं कि दानव जानवर पर्वत श्रृंखला में तुम और भी हो या और भी दानव जानवर। उसने एक बार फिर से आगे बढ़कर व्यंग्य किया। बच्चे, आज मैं देखूंगा कि तुम कैसे बचते हो। लड़ाई की भावना के साथ मिश्रित म्यूशे की दूर की आवाज घने जंगल में शेर की दहाड़ की तरह गूंज रही थी। अर्थहीन खतरे को अनदेखा करते हुए ज़ियाओ यान ने जंगल के बीच से अपना रास्ता चुनते हुए आगे बढ़ने पर ध्यान केंद्रित किया। अपने तानों को अनदेखा होते देख म्यूशे का मुंह फड़क उठा। धीरे धीरे बढ़ती दूरी को देखते हुए उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली। ज़ियाओ यान की गति उसकी उम्मीद से कुछ ज्यादा थी। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए म्यूशे का शरीर थोड़ा कांप उठा। एक हल्के नीले रंग की लड़ाई की भावना ने जल्दी से उसके शरीर को ढक लिया। अपने गले से एक धीमी गहरी दहाड़ के साथ उसने कहा, पीले स्तर की लड़ाई तकनीक, हवा में उड़ता कदम। जैसे ही म्यूशे चिल्लाया, उसके पैरों से बहुत ज्यादा मात्रा में हल्की नीली लड़ाई की भावना उभरी, जिससे धीरे धीरे हल्की हवाएं चलने लगी। जमीन पर एक जोरदार कदम रखते ही म्यूशे का फिगर विस्फोटक रूप से बाहर निकल आया, जो पहले से काफी तेज था, उसकी पिछली गति से लगभग 2 गुना। लानत है। पीछे से हवा के टूटने की हल्की आवाजें आईं, जिससे ज़ियाओ यान जल्दी से मुड़ गया। जब उसने म्यूशे को तेजी से आते देखा तो वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। उसने अपनी उंगली हिलाए और उसकी हथेली में एक पुनर्स्थापनात्मक गोली दिखाई दी, जिसे उसने जल्दी से निगल लिया ताकि भस्म हो चुकी लड़ाई की भावना को फिर से भर सके। ज़ियाओ यान, मैं आज तुम्हें मार डालूंगा। उनके बीच घटती दूरी को देखते हुए म्यूशे के चेहरे पर एक क्रूर हत्या का इरादा उभर आया और उसने ठंडे स्वर में घोषणा की, अपनी माँ के बड़े सिर वाले भूत को भाड़ में जाओ।
जियाओयान ने जवाब दिया, अपने दाहिने हाथ को पीछे की ओर घुमाते हुए एक भयंकर अदृश्य शक्ति को मुक्त किया। हम्फ, अदृश्य होने के बावजूद म्यूशिक बल के कारण होने वाले हवा के दबाव को महसूस कर सकता था। एक ठंडी खर्राटे के साथ उसने एक मुक्का मारा, जिससे उसके सामने अचानक हवा का झोंका आया। दो भयंकर ताकतें टकरा गई, घने जंगल में घास की एक परत उखड़ गई और यहाँ तक कि कुछ पतले पेड़ के तने भी आधे में कट गए। सचमुच इसका कुछ आधार तो है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने घमंडी हो। पहली बार जियोयान से उलझते हुए म्यूशी की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखी। उसने फिर से जोर से जमीन पर पैर पटका और उसका चेहरा दर्जनों मीटर दूर चला गया। बच्चे, ये खत्म हो गया। लगातार कदमों के साथ म्यूशी जियोयान के करीब पहुंच रहा था। अपने सामने बेतहाशा भाग रहे युवक को देखकर मुस्कुराते हुए उसने धमकी भरे अंदाज में कहा, ये तुम्हारे लिए खत्म हो गया। अपनी बूढ़ी माँ को भाड़ में जाओ। जियोयान के मुंह से अश्लील शब्द निकले, जिससे पीछा कर रहे म्यूशी को गुस्सा आ गया और उसका चेहरा लोहे जैसा नीला हो गया। सिर को थोड़ा घुमाते हुए जियोयान ने उदास चेहरे के साथ उसके पीछे पीछा कर रहे म्यूशी को देखा। उसके पीछे कुछ ही दूरी पर विशाल भाड़े के सैनिकों का पीछा करने वाला दल था। बेबसी से आह भरते हुए जियोयान ने अपने होंठ सिकुड़े। उसने पीछे से भारी रूलर निकाला, एक गहरी सांस ली और अपने हाथ को घुमाते हुए उसने उसे अपने स्टोरेज रिंग में रख लिया। तुम धीरे धीरे पीछा कर सकते हो, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। व्यंग करते हुए जियाओयान ने अपने पैर की उंगलियों से जमीन को धक्का दिया। उसकी गति अचानक आसमान छू गई और हरे रंग के पैटर्न वाले कपड़े एक हरे रंग की छाया में बदल गए, जो तेजी से कुछ हद तक अंधेरे घने जंगल में गायब हो गए। जियाओयान की गति को अचानक बढ़ता देख मूशे का चेहरा बदल गया। उसे कुछ हद तक अविश्वसनीय लगा कि दो सितारा पवन विशेषता डू मास्टर के रूप में उसकी ताकत और उसके शरीर की गति मार्शल आर्ट की सक्रियता के साथ वह एक लड़ाकू को नहीं पकड़ सकता। यह उसके लिए कुछ हद तक झटका था। जियाओयान, चाहे तुम कहीं भी भागो, मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। मूशे ने गुस्से में उस दिशा में दहाड़ लगाई जहां जियाओयान गायब हो गया था। अध्याय 197 डू पूर्वज क्षेत्र। असीम रेगिस्तान के ऊपर एक विशाल ड्रैगन आसमान में उड़ रहा था। ड्रैगन के शरीर पर एक आकृति स्थिर खड़ी थी, उसकी आंखें नीचे के दृश्य का निरीक्षण कर रही थी। हम सांप लोगों के क्षेत्र के करीब पहुंच रहे हैं। आत्मा की शक्ति दूर तक फैली हुई थी और एक पल के बाद गूहे एक निष्कर्ष पर पहुंच गया। इंपीरियल क्लाउड संप्रदाय को छोड़े हुए उसे पूरे 3 दिन हो चुके थे। इन 3 दिनों में गूहे ने इंपीरियल क्लाउड राजधानी से साम्राज्य की सीमा पर विशाल टेग्रे रेगिस्तान तक ब्लैक स्केल फ्रीजेड पायथन पर सवार होकर यात्रा की। मुझे आश्चर्य है कि वे छोटे लोग कैसे कर रहे हैं। गूहे के दिमाग में जियाओ यिक्सिन और अन्य लोगों की छवियां चमक उठी। उनकी गति के साथ वे शायद अभी तक अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचे थे। भले ही जियाओ यिक्सिन के पास उड़ने वाले पालतू जानवर के रूप में आयरन विंग जायंट ईगल था, लेकिन चुयून साम्राज्य से दूरी बहुत बड़ी थी और उन्हें कई शाही चौकियों से गुजरना पड़ा। जियाओ यिक्सिन को इंपीरियल क्लाउड एम्पायर तक पहुंचने में शायद 20 दिन लग गए होंगे। जहां तक नालन यानरान की बात है, परिवहन के साधन के बिना उसे डेमन बीस्ट माउंटेन रेंज तक पहुंचने में कम से कम 10 दिन लगेंगे। लियूलिंग के पास एक 4th ग्रेड पर्पल क्रिस्टल विंगलान किंग था और उसकी गति के साथ वह लगभग 10 दिनों में टेग्रे रेगिस्तान पहुंच जाएगा। अगर वह स्टोन डेजर्ट सिटी की ओर जा रहा होता तो उसे 2 दिन और लगते। एक पल के बाद गूहे ने अपने विचारों को अपने दिमाग से निकाल लिया और आगे की ओर देखा। कुछ ही दूर पर एक ऊंची शहर की दीवार धीरे धीरे नजर आने लगी। वे स्नैक पीपल के मुख्य क्षेत्र में पहुंच गए थे और ये शहर की दीवार स्नैक पीपल के लिए रक्षा की पहली पंक्ति थी। शहर की ऊंची दीवार पर दर्जनों मीटर ऊंची अनगिनत तीर की टॉवर घनी तरह से भरे हुए थे, जिनमें हल्के बैंगनी रंग के तीर चांदनी के नीचे ठंडी चमक बिखेर रहे थे। ऊंचाई पर उड़ते हुए भले ही यह इस किले में उसका दूसरा दौरा था, गूहे इसकी विशालता पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। ये किला अकेले ही स्टोन डेजर्ट सिटी से बड़ा था, जो वास्तव में एक महत्वाकांक्षी उपक्रम था। इससे साबित हुआ कि स्नैक पीपल हमेशा से ही मानव आक्रमण के खिलाफ सतर्क रहे हैं। गूहे ने अपना रूप नहीं छिपाया। ब्लैक स्केल फ्रिगेट पायथन पर सवार होकर वह सीधे स्नैक पीपल के इलाके की गहराई की ओर बढ़ गया। नीचे शहर की दीवार पर सैकड़ों पूरी तरह से सशस्त्र स्नैक पीपल तीखे भालों के साथ गश्त कर रहे थे। इस समय एक अजीब चीख, जो भेड़िया और लोमड़ी के मिश्रण जैसी थी, अचानक आसमान में गूंज उठी। चीख सुनकर गूहे के हाव भाव थोड़े बदल गए। ऊपर देखने पर उसने शून्य में चक्कर लगाते हुए कई अजीब काले पक्षियों को देखा। जाहिर है वे आसमान में सांप लोगों द्वारा स्थापित एक तरह की चेतावनी प्रणाली थी। ऐसा लगता है कि पिछली घटना के बाद सांप लोगों ने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी है। पिछली बार जब वह वहां से गुजरा था तो उसने इन पर ध्यान नहीं दिया था। जाहिर है इन बड़े पक्षियों को इस दौरान सांप लोगों द्वारा स्थापित किया गया था। चेतावनी, चेतावनी, आसमान में कोई है, भाला फेंकने वाले तैयार हो जाओ, जहर डालो, लॉन्च करने के लिए तैयार हो जाओ। अंधेरी रात में गूंजती चेतावनी को सुनकर शहर की दीवार से एक ठंडी और सख्त चीख गूंजी। इस आदेश को सुनकर कुछ हद तक घबराए हुए सांप लोगों के पहरेदार अचानक शांत हो गए। उन्होंने जल्दी से अपनी कमर से लटके भालों पर जहर लगाया और फिर गूहे की ओर देखा, जो ब्लैक स्केल फ्रिगेट पायथन पर सवार था। हे भगवान, ये किस तरह का जादुई जानवर है? इसका शरीर इतना विशाल क्यों है? ये कम से कम 5वीं कक्षा का जादुई जानवर होना चाहिए, है न? नहीं, ये 6ठी कक्षा का जादुई जानवर होना चाहिए। देखो, इस जादुई जानवर पर एक इंसान बैठा है। शहर की दीवार पर स्नैक पीपल के पहरेदार आसमान में काले स्केल वाले फ्रिगेट पाइथन को घूर रहे थे। उनकी आंखें हैरानी से भरी हुई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पहले किले में मुझे खोज लिया जाएगा। सैकड़ों आंखों की निगाहों के नीचे गूहे थोड़ा स्तब्ध रह गया। फिर उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी, क्योंकि वह नीचे की ओर ध्यान दिए बिना सांप लोगों के मुख्य क्षेत्र की ओर उड़ता रहा। इस जादुई जानवर की स्थिति पर निशाना लगाओ, इसे मेरे लिए नीचे गिराओ। शहर की दीवार पर एक सुंदर और ठंडी सांप महिला, उसकी खूबसूरत आंखें गुस्से से भरी हुई थी, आकाश में विशाल प्राणी को देख रही थी।
एक पल के बाद वह ठंडी आवाज में चिल्लाए। जैसे ही सांप महिला का आदेश गिरा, शहर की दीवार पर सैकड़ों पूरी तरह से सशस्त्र सांप लोग एक साथ चिल्लाए। अपने दाहिने पैरों से पीछे हटते हुए उनके शरीर आधे घूमे और फिर अचानक आगे झुक गए। तुरंत जहर से लिपटे भाले हवा में उड़ गए, जिससे हवा के माध्यम से टूटने की तेज आवाज पैदा हुई जो खामोश रात में गूंज रही थी। ये लानत इंसान, क्या वे वास्तव में सोचते हैं कि मेरे सांप लोगों को धमकाना आसान है? वे बार बार हम पर आक्रमण करने की हिम्मत करते हैं। विषैले भालों से आच्छादित आकाश में विशाल प्राणी को घूरते हुए ठंडी और आकर्षक दिखने वाली सर्पिनी ने अपने चांदी के दांत भींचे और गुस्से से बोली, आज मैं सुनिश्चित करूंगी कि तुम मनुष्यों के पास वापस जाने का कोई रास्ता न हो। आसमान को ठंडी निगाहों से देखते हुए सर्पिनी की आंखों में हत्या करने की गहरी मंशा दिखाई दी। हालांकि शहर की दीवार पर सैकड़ों लोगों की निगाहों के सामने जैसे ही विषैले भाले शरीर पर लगने वाले थे, एक चमकदार क्रिस्टल परत तुरंत ब्लैक स्केल फ्रीजेड पायथन के शरीर पर संघनित हो गई। अनगिनत विषैले भाले ब्लैक स्केल फ्रीजेड पायथन को ढकने वाली क्रिस्टल परत पर गिरे, जिससे तीखी टक्कर की आवाजें निकली, लेकिन ये उसकी सुरक्षा को भेद नहीं पाए। एक पल के बाद नीचे के सर्प लोगों को आश्चर्यचकित करते हुए विशाल प्राणी घातक भालों की बौछार के बीच से उड़ गया। उसका शरीर एक पल के लिए भी नहीं रुका, तेजी से शहर की दीवार से बाहर उड़ गया और अंत में जल्दी से अंधेरी रात में गायब हो गया। लानत है ये! गायब हो रहे विशालकाय व्यक्ति को घूरते हुए शहर की दीवार पर खड़ी सर्प महिला ने अपने सामने की दीवार पर मुक्का मारा। तुरंत दरारें फैल गईं, जिससे आसपास के सर्प लोगों के सैनिक डरकर चुप हो गए, बोलने से डरने लगे। शहर को साफ करो, शहर की दीवार की मरम्मत करो, तुरंत आसपास के सभी सर्प लोगों के कबीलों को खुफिया जानकारी भेजो और अन्य 7 प्रमुख जनजातियों के नेताओं को सूचित करो। उनसे इस मानव शक्ति का शिकार करने के लिए विशेषज्ञों को भेजने के लिए कहो। घने काले रात के आसमान को देखते हुए सर्प महिला की ठंडी आवाज में जानलेवा इरादे भरे हुए थे। टैगरे रेगिस्तान की गहराई में मेदुसा मंदिर। एक शक्तिशाली आभा अचानक एक गुप्त कमरे से फूट पड़ी, फिर मुख्य हॉल की ओर बढ़ गई। एल्डर, आपने वाकई सफलता प्राप्त कर ली। रानी मेदुसा ने स्नैक पीपल एल्डर को देखा, जो अचानक अपने लुभावने चेहरे पर आश्चर्य के साथ मुख्य हॉल में प्रकट हुए। बुजुर्ग का मूल रूप से बूढ़ा चेहरा वास्तव में बहुत जवान हो गया था और यहाँ तक कि कुछ भूरे बाल भी फिर से काले हो गए थे। ये सुनकर एल्डर के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने हल्के से कहा, हाँ, मैं पूर्व क्षेत्र में पहुंच गया हूँ। 3 महीने पहले एक लड़ाई में 4 एल्डर गंभीर रूप से घायल हो गए थे और कोमा में चले गए थे, जिससे उनकी सारी महत्वपूर्ण ऊर्जा लगभग समाप्त हो गई थी। एक महत्वपूर्ण क्षण में रानी मेदुसा केवल ब्लू एबिस लाइफ एक्सटेंडिंग पिल निकाल सकती थी और इसे एल्डर को लेने के लिए दे सकती थी। फिर उसने स्नेक पीपल की एक गुप्त तकनीक का उपयोग करके अन्य 3 एल्डर के भौतिक शरीर को सील कर दिया। स्नेक पीपल की गुप्त तकनीक तीनों एल्डर के शरीर में अस्थायी रूप से जीवन शक्ति को संरक्षित कर सकती थी, जिससे आगे की हानि को रोका जा सकता था। अगर उन्हें भविष्य में कुछ स्वर्गीय खजाने मिलते हैं तो एक मौका हो सकता है ठीक होने के लिए। ब्लू एबिस लाइफ एक्सटेंडिंग पिल लेने के बाद एल्डर की जीवन शक्ति आधी हो गई, जिससे अप्रत्याशित रूप से सफलता का अवसर मिला। 3 महीने एकांतवास में रहने के बाद वह सीधे पूर्व क्षेत्र में आगे बढ़ा। इस समय एल्डर को कुछ सूझ रहा था, उसके चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई और उसने उदासीनता से कहा, महाराज, क्या उस चोर ने वास्तव में 3 महीने पहले आपके साथ सौदा किया था? 3 महीने बाद सांप लोगों के पास लौटने का वादा किया था। अध्याय 198 स्नेक पीपल जनजाति की पवित्र कलाकृति। बुजुर्ग को अचानक विषय उठाते देख रानी मेदुसा क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। उसने उत्तर दिया, हाँ, उस व्यक्ति ने मेरे साथ सौदा किया था। उसने 3 महीने बाद स्नेक पीपल के पास लौटने और मुझे ग्रीन कोर लोड फ्लेम उधार देने का वादा किया था। ये सुनकर बुजुर्ग ने तिरस्कारपूर्वक कहा, मेरी राय में वह बदमाश शायद नहीं आएगा। मनुष्य अपने वादे तोड़ने के लिए कुख्यात है। एक बार जब उसके पास ग्रीन कोर लोड फ्लेम है तो वह इसे दूसरों को क्यों उधार देगा? हालांकि रानी मेदुसा ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है वह तयशुदा तरीके से वापस आएगा। क्या तुम ऐसे इंसान पर विश्वास करते हो? बुजुर्ग रानी मेदुसा के रवैये से कुछ हद तक नाखुश था। मत भूलो, बाकी 3 बुजुर्गों को ऐसी हालत में किसने पहुंचाया? बुजुर्ग की बातें सुनकर रानी मेदुसा चुप हो गई। हाँ, उस बदमाश ने जबरन ग्रीन कोर लोड फ्लेम ले लिया, 4 बुजुर्गों को घायल कर दिया और स्नेक पीपल को बहुत नुकसान पहुंचाया। वह भी उसके लिए कैसे बोल सकती थी? ये सोचते हुए रानी मेदुसा की आवाज ठंडी हो गई। बड़े, मैं गलत थी। इस पर बड़े ने धीरे से सिर हिलाया और गंभीर स्वर में कहा, महाराज, सिर्फ ब्लू एबिस पिल के कारण उस बदमाश के बहकावे में न आए। ग्रीन कोर लोड फ्लेम की तुलना में सिर्फ ब्लू एबिस पिल क्या है? मेरी राय में वह बदमाश सिर्फ दिखावा कर रहा है। क्या उसे लगता है कि ऐसा करके हम स्नेक पीपल इस गहरी नफरत को भूल जाएंगे? इस खूनी झगड़े का बदला लिया जाना चाहिए, महामहिम। जैसे ही बड़े ने दृढ़ भाव से बात की, रानी मेदुसा की नाजुक भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, थोड़ी असंतुष्ट महसूस कर रही थी। जब से एल्डर ने डू एंसेस्टर दायरे में प्रवेश किया है, ऐसा लगता है कि अब वह रानी मेदुसा को उच्च सम्मान नहीं देता। हालांकि इस दुनिया में ताकत सर्वोपरि थी। वर्तमान स्थिति में रानी मेदुसा सीधे तौर पर अपना असंतोष नहीं दिखा सकती थी। उस दिन उस व्यक्ति ने चांदी का मुखौटा पहना हुआ था। हमने उसका चेहरा भी नहीं देखा है। एल्डर, हम बदला कैसे लें? रानी मेदुसा ने ठंडे भाव से एल्डर की ओर देखा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक हम पुष्टि कर लें कि वह एक इंसान है, ये काफी है। बुजुर्ग ने उदासीन भाव दिखाया। उसने हल्के से कहा, हमें उसकी पहचान की परवाह करने की जरूरत नहीं है। जब तक वह मानव जाति का है, हम उसके साथ निपटने में असमर्थ होने पर आसपास के साम्राज्यों के खिलाफ युद्ध कर सकते हैं। युद्ध करो। बुजुर्ग के शब्दों को सुनकर रानी मेदुसा अचानक चौंक गई। नहीं, बिल्कुल युद्ध नहीं करूंगी। बुजुर्ग की आवाज ठंडी थी। क्यों? अब जब मैं 2 पूर्वजों के दायरे में पहुंच गया हूं, तो मेरे पास मनुष्यों के साथ युद्ध करने के लिए पर्याप्त ताकत है। इतने सालों से हमारे सांप लोग इस तपते रेगिस्तान में छिपे हुए हैं, अंतहीन पीड़ा सह रहे हैं।
अब समय आ गया है कि हम अपनी जगह बदलें। रानी मेडुसा ने फिर भी विरोध किया, बड़े इंसानों की ताकत को कम मत आंकिए। अन्य मानव शक्तियों का जिक्र नहीं, बस पिछली बार के उस व्यक्ति के बारे में बात कर रही हूँ। अगर तुम उससे फिर से भिड़ो, बड़े, क्या तुम में उसे हराने का आत्मविश्वास है? रानी मेडुसा ने पूछा। बेशक, रानी मेडुसा के सवाल का सामना करते हुए बड़े बहुत आत्मविश्वास से भरे हुए दिखाई दिए। महाराज, क्या आप भूल गए हैं कि हमारे सांप लोगों के पास एक पवित्र कलाकृति है? इन शब्दों पर रानी मेडुसा क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। फिर उसने आश्चर्य से कहा, पवित्र कलाकृति? एल्डर, क्या आप हमारी जनजाति की पवित्र कलाकृति का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं? लेकिन क्या पवित्र कलाकृति अनुपयोगी नहीं हो गई है? उसने सांप लोगों की पवित्र कलाकृति के बारे में कुछ जानकारी याद करते हुए कहा। जहां तक उसे पता था, सांप लोगों और मनुष्यों के बीच महान युद्ध के दौरान पवित्र कलाकृति को मानव शक्तियों द्वारा नष्ट कर दिया गया था और अनुपयोगी बना दिया गया था। हमारी पवित्र कलाकृति को मनुष्यों द्वारा इतनी आसानी से कैसे नष्ट किया जा सकता है? उसके शब्दों पर एल्डर के चेहरे पर तिरस्कार का भाव दिखाई दिया। वास्तव में मनुष्यों के साथ महान युद्ध के दौरान पवित्र कलाकृति की सार को नुकसान पहुंचा था, लेकिन वर्षों से हम पवित्र कलाकृति की मरम्मत पर काम कर रहे हैं। हालांकि यह अब अपनी अधिकतम शक्ति को प्रकट नहीं कर सकता है, लेकिन ये पहले से ही पर्याप्त है। अपने भीतर एक पूर्वज की अपार शक्ति को महसूस करते हुए एल्डर के चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ मैं पहले से ही पवित्र कलाकृति की शक्ति को आरंभ कर सकता हूँ। पूर्वज शक्ति के साथ, पवित्र कलाकृति के आशीर्वाद के साथ, मुझे विश्वास है कि भले ही 4 सितारा पूर्वज उतर आए, मैं अभी भी अपनी जमीन पर कायम रह सकता हूँ। इसलिए महामहिम, चलो युद्ध करते हैं। बुजुर्ग के चेहरे पर कट्टरता का संकेत दिखा जब उसने रानी मेडुसा को देखा। हमारे सांप लोगों के लिए इस लानत रेगिस्तान को छोड़ने का समय आ गया है। बुजुर्ग को देखकर जो उत्साह से भर गया था, रानी मेडुसा ने भौहें सिकुड़ी और चुप हो गई। काफी देर बाद रानी मेडुसा ने धीरे से कहा, इस मामले पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। बुजुर्ग, मेरी राय में। रानी मेडुसा विरोध करने के लिए कुछ और शब्द कहना चाहती थी, लेकिन इस समय एक शक्तिशाली आभा अचानक मेडुसा मंदिर पर उतर आई। महाराज, 3 महीने की समय सीमा आ गई है। मैं वादे के अनुसार आया हूँ। मुझे आशा है कि मैं जल्द ही आपसे मिलूंगा। आवाज के बाद मेडुसा मंदिर के ऊपर एक स्पष्ट और मधुर आवाज गूंजी। इस आभा को महसूस करते हुए रानी मेडुसा का चेहरा तुरंत बदल गया। फिर आवाज सुनते ही उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की, ये वही है। रानी मेडुसा के चेहरे पर एक आश्चर्य भरा भाव दिखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह आदमी वास्तव में आएगा। सांप लोगों के बुजुर्ग को भी इसका एहसास हुआ। हाँ, अप्रत्याशित रूप से ये बदमाश वास्तव में आ गया। बुजुर्ग हंस पड़े और फिर उनकी आंखों में अत्यधिक हत्या का इरादा दिखाई दिया। इस बार मैं सुनिश्चित करूंगा कि उसके पास भागने का कोई रास्ता न हो। बुजुर्ग से निकलने वाली ठंडक को महसूस करते हुए रानी मेडुसा ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। बुजुर्ग, क्या आप वास्तव में उसके साथ युद्ध करने के लिए दृढ़ हैं? इस व्यक्ति की ताकत अथाह है। मेरी राय में हमें लापरवाही से काम नहीं करना चाहिए। हालांकि इस समय एल्डर का मन घृणा से भरा हुआ था और वह रानी मेडुसा की बातें नहीं सुन पा रहा था। महाराज, ये स्वर्ग से भेजा गया अवसर है। इस बार मैं निश्चित रूप से अन्य 3 एल्डर्स का बदला लूंगा। एल्डर ने बिना किसी संदेह के रानी मेडुसा को देखा। मैं आपकी महारानी के लक्ष्य को जानता हूँ। जब तक मैं इस व्यक्ति को पकड़ लूंगा, तब तक हम ग्रीन कोर लॉर्ड्स फ्लेम प्राप्त कर सकते हैं। एल्डर के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी, जो बहुत आत्मविश्वास से भरी हुई लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ उसके नियंत्रण में था। ठीक है एल्डर, कृपया सावधान रहें। आगे समझाने में असमर्थ महसूस करते हुए रानी मेडुसा अनिच्छा से बोली। हालांकि अंदर ही अंदर उसके मन में थोड़ी उम्मीद भी थी। क्या होगा अगर एल्डर वास्तव में जीत गया? हाँ, महामहिम, बस मेरी खुशखबरी का इंतजार करें। इस दुष्ट ने अतीत में हमारे कबीले को जो अपमान पहुंचाया था, आज मैं उससे उसका 10 गुना 100 गुना बदला चुकाऊंगा। ये कहते ही एल्डर की आकृति चमक उठी और तुरंत मंदिर में गायब हो गई। अध्याय 199। अच्छा खजाना। मेडुसा मंदिर के बाहर ब्लैक स्केल फ्रिगेट पायथन का विशाल शरीर शून्य में कुंडलित था। शहर की बाहरी दीवारों पर एक घनी और अशुभ आभा छाई हुई थी। चांदी का मुखौटा पहने हुए बूढ़े अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके चुपचाप ब्लैक स्केल फ्रिगेट पायथन पर खड़ा था। शहर की दीवारों के ऊपर कई सांप लोगों के पहरेदार तीखे हथियार चलाते हुए गंभीर भावों के साथ हवा में आकृतियों को ध्यान से देख रहे थे। कुछ सांप लोगों के पहरेदार जो 3 महीने पहले की लड़ाई में बच गए थे, उन्होंने ब्लैक स्केल फ्रिगेट पायथन पर खड़े गुहे को देखा। उनकी आंखों में डर के निशान दिखाई दे रहे थे। ये दृश्य 3 महीने पहले की तरह ही भयावह था। यह शापित दानव वास्तव में फिर से आया था। अपने साथियों को अपने आसपास देखते हुए ये बचे हुए सांप लोगों के पहरेदार अपने दिल में आहें भर रहे थे। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि उनके कितने लोग इस लड़ाई में बच जाएंगे। कोई हलचल क्यों नहीं है? बूढ़े ब्लैक स्केल फ्रिगेट पायथन पर खड़े होकर मेडुसा मंदिर को देखा, जो लंबे समय से चुप था। उसकी आंखों में संदेह का भाव था। क्या ऐसा हो सकता है कि रानी मेडुसा यहाँ नहीं है? जैसे ही वह सोच रहा था, बूढ़े ने अचानक एक आश्चर्यचकित करने वाली आवाज निकाली। अपनी शक्तिशाली आत्मा की धारणा के प्रभाव में उसने महसूस किया कि मेडुसा मंदिर से एक दुर्जय आभा तेजी से आ रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि रानी मेडुसा ने तोड़फोड़ की है? बूढ़े ने एक पल के लिए अनुमान लगाया, फिर अपना सिर हिला दिया। नहीं, ये रानी मेडुसा की आभा नहीं है। बूढ़े ने जल्दी से पहचान लिया कि जो व्यक्ति पूर्वज स्तर पर पहुंच गया था, वह रानी मेडुसा नहीं थी, क्योंकि उसकी अनोखी आभा थी। जैसे ही ये विचार बूढ़े के दिमाग में कौंधे, प्रकाश की एक धारा निकली और जल्दी से ब्लैक स्केल फ्रिगेट पायथन के सामने आ गई। स्नैक पीपल एल्डर। अपने सामने खड़े बूढ़े आदमी को देखकर बूढ़े ने तुरंत इस पराजित अधीनस्थ को पहचान लिया। स्नैक पीपल एल्डर ने बूढ़े को ठंडे अंदाज में देखा। तुम बदमाश हो, तुमने हमारे स्नैक पीपल के पास फिर से आने की हिम्मत की।
मैं हिम्मत क्यों नहीं करूंगा। ये सुनकर बूही को थोड़ी उलझन महसूस हुई। फिर उसने एल्डर की तरफ देखा और मुस्कुराया। बधाई हो एल्डर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी उम्र में भी तुम कोई बड़ी सफलता हासिल कर पाओगे। एल्डर ने उदासीनता से जवाब दिया, ये सब तुम्हारे ग्रीन कोर लॉर्ड्स फ्लेम की बदौलत है। इसके बिना हमारे स्नेक पीपल के सभी 4 एल्डर तुम्हारे हाथों में पड़ जाते। तो ये ग्रीन कोर लॉर्ड्स फ्लेम का श्रेय था। ये सुनकर बूही को एक पल का एहसास हुआ, इस स्नेक पीपल एल्डर में वाकई कुछ क्षमता थी। वह ग्रीन कोर लॉर्ड्स फ्लेम द्वारा दिए गए अवसर का लाभ उठाकर एक ही बार में पूर्वज स्तर की अड़चन को तोड़ सकता था। बेशक ये दीर्घकालिक साधना के माध्यम से गहन नींव के संचय से संबंधित था। यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे हर कोई हासिल कर सकता था। बूही को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। एकमात्र 1 स्टार पूर्वज पर ध्यान देने लायक नहीं था। उसने स्नेक पीपल एल्डर को शांति से देखा और पूछा, रानी मेडुसा कहाँ है? मैं इस बार सहमति के अनुसार आया हूँ, कृपया उसे सूचित करें। बूही का रवैया बहुत विनम्र था। वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो ताकत हासिल करने के बाद घमंडी और दबंग बन जाए। ज्यादातर समय बूही लोगों और मामलों से शांत रवैये से निपटता था। बेशक ग्रीन कोर लॉर्ड्स फ्लेम को जब्त करने की घटना एक अपवाद थी, फिर भी बूही ने उस मामले में भी एक संतुलित रवैया दिखाया था। अंत में स्नेक पीपल को भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन बूही को लगा कि यह स्नेक पीपल ही थे जिन्होंने उसे ऐसी स्थिति में धकेला। दुर्भाग्य से स्नेक पीपल एल्डर के मन में अभी भी उसके प्रति गहरी नाराजगी थी। उसके शब्दों को सुनकर उसकी अभिव्यक्ति और भी उदासीन हो गई। हमारी महारानी से मिलने की कोई जरूरत नहीं है, बस ग्रीन कोर लॉर्ड्स फ्लेम को सौंप दो और इसे सही मालिक को लौटाया जाना माना जाएगा। ग्रीन कोर लॉर्ड्स फ्लेम को सौंप दो। इस समय बूही ने आखिरकार प्रतिक्रिया व्यक्त की और स्नेक पीपल एल्डर की ओर देखा। ये बूढ़ा आदमी अमित्र लग रहा था। क्या पिछली बार का सबक काफी गहरा नहीं था? क्या वे इसे फिर से अनुभव करना चाहते थे? ये सोचकर बूहे ने अंदर ही अंदर आह भरी, मुझे इस तरह मजबूर क्यों किया जा रहा है? मैं वास्तव में एक अच्छा इंसान बनना चाहता था। एल्डर, मेरी राय में आपको क्वीन मेडुसा को बुलाना चाहिए। बूहे ने अपना सिर उठाया। उसकी अभिव्यक्ति अब कोमल नहीं रही और उसका स्वर उदासीन हो गया। छोटी लड़की किंगलिन के सपने के बारे में सोचते हुए बूहे ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई और सांप लोगों को एक मौका देने का फैसला किया। दुर्भाग्य से सांप लोगों के बुजुर्ग को बूहे की सद्भावना की सराहना नहीं करनी थी। ऐसा लगता है कि आप ग्रीन कोर लॉर्ड्स फ्लेम को सौंपने का कोई इरादा नहीं रखते हैं। बुजुर्ग ने बूही को ठंडी निगाह से देखा। उस स्थिति में मुझे खुद ही कार्रवाई करनी होगी। जैसे ही उसने बात की, बुजुर्ग की आभा बढ़ गई और एक पूर्वज की शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। ओह, मुझे ये देखना अच्छा लगेगा कि आप कैसे कार्रवाई करने की योजना बनाते हैं, बुजुर्ग। बूही ने उदासीनता से बुजुर्ग को देखा, अंदर ही अंदर आहें भरते हुए। किंगलिंग, ओह किंगलिंग, भविष्य में आपको अपने दम पर सांप लोगों को आजाद करना होगा। आपके गुरु के पास ऐसा करने की क्षमता नहीं है। बूही ने एल्डर की ओर देखा और उसके चेहरे पर धीरे धीरे उपहास का भाव दिखाई देने लगा। उसे जिज्ञासा हुई कि यह बूढ़ी औरत जो मात्र 1 सितारा पूर्वज है, उसे इतना अहंकारी तरीके से भड़काने की हिम्मत क्यों कर रही है? घमंडी। बूही के चेहरे पर तिरस्कार देखकर एल्डर ने गुस्से से डांटा। तभी अचानक उसकी हथेली में एक हरा मनका दिखाई दिया। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। उस दिन तुमने हमारे सांप लोगों को जो अपमान पहुंचाया, उसकी कीमत मैं तुम्हें चुकाऊंगा। जब एल्डर ने हरे मनके में दुखी हुई डाला तो एक चमकदार हरी रोशनी अचानक फूट पड़ी, जिसने पूरे आकाश को रोशन कर दिया। सांपात्मा मनका, सक्रिय हो जाओ। सांप लोगों के एल्डर ने अपने हाथ से एक अजीब सी मुहर लगाई। हरा मनका अचानक कंपन करने लगा और अगले ही पल स्वायत्त रूप से उसके सिर के ऊपर लटक गया, जिसने एल्डर को एक शानदार हरे प्रकाश में ढांक दिया। यह क्या है? बूही ने शांति से देखा, जबकि एल्डर ने रहस्यमय हरे मनके की पहचान के बारे में उत्सुकता से प्रदर्शन किया। हे, ये हमारे सांप लोगों की पवित्र कलाकृति है। चोर, आज मैं तुम्हें हमारे सांप लोगों के सामने लाए गए अपमान का भुगतान करूंगा। अपने सिर के ऊपर सांप आत्मा मनका के साथ एल्डर ने विजयी होकर हंसा। चिंता मत करो, मैं उस हरे कोर लॉर्ड्स फ्लेम के विचार में तुम्हारी जान बख्श दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे अंगों को तोड़ दूंगा और तुम्हें सांप के गड्ढे में फेंक दूंगा, जिससे तुम्हें 10,000 सांपों द्वारा खाए जाने का दर्द सहना पड़ेगा। एल्डर के चेहरे पर एक क्रूर भाव प्रकट हुआ और उसकी आभा अचानक बढ़ गई। 2 सितारा पूर्वज, 3 सितारा पूर्वज, 4 सितारा पूर्वज। एक पल के बाद एल्डर की आभा 4 सितारा पूर्वज के स्तर पर पहुंच गई थी। ये दृश्य देखकर बूही की आंखों में आश्चर्य प्रकट हुआ। क्या वाकई इस सांप लोगों के पास इतना खजाना है? अच्छा सामान। बूही की आंखें चमक उठी और वह एल्डर के सिर के ऊपर लगे मनके पर ध्यान केंद्रित करने लगा। चोर, मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस समय सांप लोगों की एल्डर, जिसके सिर के ऊपर हरा मनका था और जिसकी आभा राजसी थी, एक प्रकाश की किरण में बदल गई और बूही पर हमला कर दिया। बूही को आखिरकार होश आया। उसने सर्प लोगों के बुजुर्ग को देखा और उसके मुंह के कोने पर एक चंचल मुस्कान दिखाई दी। फिर बूही ने अपने शरीर में प्रचुर मात्रा में डूकी हुई को सक्रिय किया और लापरवाही से बुजुर्ग की ओर एक हथेली को मारा। एक पल में स्वर्ग और पृथ्वी की भयानक ऊर्जा के साथ एक विशाल हथेली का निशान बुजुर्ग की ओर उतरा। तमाचा। बुजुर्ग की चौंकी हुई आंखों में विशाल हथेली का निशान सीधे उतरा। अगले ही पल एक आकृति उड़ी, जो तेज गति से पास की शहर की दीवार से टकरा गई। उनका जीवन या मृत्यु अनिश्चित थी। उसी समय बूही की हथेली में एक हरा मनका दिखाई दिया। यह कोई और नहीं बल्कि सर्प आत्मा मनका था, जिसे बुजुर्ग ने अभी अभी उसके सिर के ऊपर रखा था। बूही ने अपने हाथ में हरे मनके को खुशी से देखा। अच्छा खजाना, ये सोचना कि यह 1 सितारा पूर्वज को 4 सितारा पूर्वज में बदल सकता है। मुझे एक साधारण सांप लोगों से ऐसे खजाने की उम्मीद नहीं थी। बूही ने अपने हाथ में मनका देखकर आश्चर्यचकित होकर कहा। एक पल के लिए इसकी सराहना करने के बाद बूही ने अपना ध्यान सांप लोगों के बुजुर्ग की ओर लगाया, जिसे पहले से ही सांप लोगों के पहरेदारों ने कुछ ही दूरी पर खोदकर निकाल लिया था।
ब्लैक स्केल, तुम इस सब के बाद थक गए होगे, जाओ और कुछ खाओ। समझ गए मास्टर। ये सुनकर गूहे की सीट के नीचे ब्लैक स्केल फ्रीजेड पायथन कांप उठा और उसका विशाल शरीर तेजी से शहर की दीवार की ओर बढ़ा और 7 लोगों के बुजुर्ग की ओर अपना विशाल मुंह खोला। दया दिखाओ। इस समय एक चिंतित आवाज गूंजी और एक आकृति मेडुसा मंदिर से बाहर निकली। आखिरकार मैं खुद को रोक नहीं सका। आकृति को बाहर निकलते हुए देखकर गूहे के होंठ थोड़े मुड़े हुए थे। उसकी अभिव्यक्ति मनोरंजन से भरी हुई थी। अध्याय 200। अफसोस, मैं अभी भी बहुत दयालु हूँ। सर, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप उसे छोड़ दें। रानी मेडुसा एल्डर के सामने दृढ़ता से खड़ी थी। उसकी हमेशा की तरह शांत आवाज अब दुर्लभ हो गई थी, जिसमें हताशा का संकेत था। एक जोरदार दहाड़ गूंजी जब ब्लैक स्केल्ड फ्रीजेड पाइथन ने रानी मेडुसा को देखा जो उसका रास्ता रोक रही थी। क्रोध उसकी बड़ी पुतलियों में चमक गया और उसने अपना खूनी मुंह खोला, एक जोरदार दहाड़ लगाई। अगर मालिक के पहले के आदेश न होते तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के अपने शिकार को खा जाता। प्राणी का स्वभाव आवेग की ओर झुका हुआ था और अब वह वर्तमान बाधा को एक ही बार में निगलने की इच्छा का विरोध करने के लिए संघर्ष कर रहा था। रास्ते से हट जाओ। ब्लैक स्केल्ड फ्रीजेड पाइथन की दहाड़ गूंजी। उसकी अधीरता स्पष्ट थी। उसके भोजन में ये दुस्साहसिक बाधा अक्षम्य थी। ब्लैक स्केल्ड फ्रिजिड पायथन से निकलने वाली खतरनाक आभा को महसूस करते हुए आमतौर पर शांत रहने वाली रानी मेडुसा भी फीकी पड़ गई। सर, कृपया सांप कबीले के बुजुर्ग की जान बख्श दीजिए। प्राणी के साथ संवाद करने में अपनी असमर्थता को पहचानते हुए रानी मेडुसा ने अपनी विनती भरी निगाहें गूही की ओर घुमाई, जो शून्य से दृश्य देख रहे थे। अभी आपने इसे देखा। इस बूढ़े आदमी ने संघर्ष की शुरुआत की। गूही ने एक मासूम भाव के साथ अपनी बाहों को पार करते हुए टिप्पणी की। जब इस बूढ़े आदमी ने पहले हमला किया था तब आपने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? अब आप विनती करते हैं, बहुत देर हो चुकी है। गूही ने दयनीय रानी मेडुसा पर ठंडे स्वर में उपहास किया, तिरस्कार की भावना महसूस की। सांप कबीले के बुजुर्ग ने शुरू में गलती की थी, उसके लिए माफी मांगे और मुझे उम्मीद है कि आप इस बार उसे बख्शने के लिए पर्याप्त उदार होंगे। रानी मेडुसा ने खुद को विनम्र किया। उसके चेहरे पर गहरी विनम्रता व्यक्त हुई। आमतौर पर श्रेष्ठ रानी मेडुसा के लिए ये क्षण निर्विवाद अपमान लेकर आया। सर्पवंश के बुजुर्ग जिन्होंने हाल ही में मार्शल पूर्वज स्तर प्राप्त किया था, यदि उनकी मृत्यु हो जाती तो सर्पवंश के लिए यह एक महत्वपूर्ण क्षति होती। इसलिए अपमान के बावजूद रानी मेडुसा उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ी। दहाड़। मास्टर, यह आदमी जिद कर रहा है, मैं इसे एक ही बार में निगल सकती हूँ। ब्लैक स्केल्ड फ्रीजेड पायथन ने उत्सुकता से सुझाव दिया। उसे डर था कि उसका मालिक उसके प्रस्ताव से सहमत हो सकता है। मेडुसा, इस सिद्धांत को समझो, केवल माफी मांगने से उसकी गलतियां नहीं सुधरेंगी। गूहे ने शांत स्वर में कहा। उसका स्वर उदासीन था। जैसे जैसे ब्लैक स्केल्ड फ्रीजेड पायथन की क्रूरता बढ़ती गई, रानी मेडुसा और अधिक चिंतित हो गई। अचानक उसने गूहे के हाथ में स्नेक स्पिरिट पल देखा और जल्दी से बोली, सर, एल्डर की जान बख्श दीजिए और मैं हमारे कबीले की पवित्र कलाकृति पेश करने को तैयार हूँ। पवित्र कलाकृति। गूहे ने क्षण भर रुककर अपने हाथ में हरे मोती को देखा। एक विचार के साथ उसने इसे अपनी अंगूठी में रख लिया। अंत में उसने रानी मेडुसा को देखा और पूछा, क्या आपकी स्नेक कबीले के पास अन्य पवित्र कलाकृतियां हैं? उन्हें सामने लाओ और मैं तुम्हारे प्रस्ताव पर विचार कर सकता हूँ अगर यह एक योग्य खजाना है। गूहे को स्नेक स्पिरिट पल रखते हुए देखकर रानी मेडुसा ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसकी खूबसूरत आंखों में झुंझलाहट चमक उठी और उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारे हाथ में अभी अभी स्नेक स्पिरिट पल हमारे कबीले की पवित्र कलाकृति है। ओह, तो तुम्हारा मतलब है कि पहले वाला वो छोटा मोती वही था जो मुझे चाहिए था। गूहे ने एहसास होने का नाटक किया। रानी मेडुसा ने अपने गुस्से को रोकते हुए धीमी आवाज में कहा, बुजुर्ग की जान बख्श दो और मैं तुम्हें हमारे कबीले की पवित्र कलाकृति स्नेक स्पिरिट पल दूंगी। गूहे ने अपना सिर हिलाया और इनकार नहीं कर सका। उसने कहा, यह अमन का मेरी ट्रॉफी है। मेरे हाथ में जो चीजें हैं वे मेरी हैं और इनका आपके सांप कबीले से कोई लेना देना नहीं है। अगर महारानी इस बूढ़े को बचाना चाहते हैं तो उन्हें थोड़ी ईमानदारी दिखानी चाहिए। गूहे का स्वर उदासीन था। ये सुनकर रानी मेडुसा अपने चेहरे पर अपना गुस्सा दिखाने से खुद को नहीं रोक पाए और उसका दिल खून से लथपथ हो गया। वह उसके सांप कबीले की पवित्र कलाकृति थी। इसे सीधे इस आदमी ने निगल लिया। इसके अलावा इस आदमी ने पवित्र कलाकृति ले ली और बुजुर्ग को छोड़ने की योजना नहीं बनाई। इस समय रानी मेडुसा को बहुत दुख हुआ। अगर उसके पीछे शक्तिशाली सांप कबीले पर विचार न किया जाता तो रानी मेडुसा का अभिमानी स्वभाव इस चोर को इधर उधर खेलने की अनुमति नहीं देता, भले ही उसे स्थिति से मुक्त होना पड़े। आप क्या चाहते हैं सर, बुजुर्ग को बचाने के लिए? रानी मेडुसा की अभिव्यक्ति बर्फीली बनी रही। रानी मेडुसा के ठंडे और अभिमानी व्यवहार को देखते हुए गूहे असंतुष्ट महसूस करते हुए उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली। इस सांप कबीले में क्या गड़बड़ है? वे इस अवस्था में इतने अहंकारी कैसे रह सकते हैं? क्या वे मदद मांगना नहीं जानते? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस अपने पालतू जानवर को खाना खिलाना चाहता हूँ। गूहे ने रानी मेडुसा के प्रति कोई दया नहीं दिखाते हुए ठंडे स्वर में जवाब दिया और फिर हेलिन हंकान पर चिल्लाया, हेलिन, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? खाना शुरू करो। ये सुनकर हेलिन हंकान की आंखें चमक उठी। उसका विशाल शरीर रानी मेडुसा की सुरक्षा को भेदने और उसके पीछे के बुजुर्ग को खाने के लिए तड़प रहा था। रुको। रानी मेडुसा के चेहरे पर घबराहट दिखाई दी और उसकी खूबसूरत आंखों में बेबसी का भाव दिखाई दिया। मैं आपसे बुजुर्ग की जान बख्शने की विनती करती हूँ। मेरा सांप कबीला आपकी एक शर्त मानने को तैयार है। गूहे के रवैये में आए बदलाव को देखकर रानी मेडुसा को भी सांप कबीले के सामने खड़ी विकट स्थिति का एहसास हुआ। उसने अपना अभिमान त्याग दिया, अपनी आवाज कम की और विनती की, हेलिन, रुक जाओ। ये सुनकर गूहे ने अपना हाथ हिलाया और हेलिन हंकान को अपनी हरकतें बंद करने का संकेत दिया। हेलिन हंकान उदास दिख रहा था। गुरु, अपनी मानसिकता के साथ मत खेलो। क्या आप किसी भी शर्त पर सहमत होंगे? गूहे के चेहरे पर एक चिढ़ाने वाला भाव दिखाई दिया जब उसने रानी मेडुसा की ओर देखा।
जब तक ये बहुत ज्यादा नहीं है, मैं सहमत होने को तैयार हूँ। रानी मेडुसा ने जवाब देने से पहले ध्यान से सोचा। बूही के चेहरे पर शरारती भाव के कारण उसके दिल में अचानक जकड़न महसूस हुई। ये सुनकर बूही कुछ हद तक निराश दिखाई दिया। फिर उसने रानी मेडुसा को देखा और उदासीनता से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इसे मुश्किल नहीं बनाऊंगा। चलो एक सौदा करते हैं। उसकी जान बख्शने के बदले में मुझे 106 श्रेणी की आध्यात्मिक दवाएं चाहिए। बूही ने उदारता का रवैया दिखाया और इस बात पर जोर दिया कि रानी मेडुसा से बात करते समय उसे एक महत्वपूर्ण लाभ मिला था। वास्तव में ऐसा मानते थे। 106 कक्षा की आध्यात्मिक औषधियों के बदले एक मार्शल पूर्वज का जीवन निस्संदेह एक अनुकूल सौदा था। मैं बस बहुत दयालु हूँ। तुमने अभी क्या कहा? 106 कक्षा की आध्यात्मिक औषधियाँ? बूही के अनुरोध को सुनकर रानी मेडुसा दंग रह गई और उसके सुंदर चेहरे पर तुरंत गुस्सा दिखाई दिया। रानी मेडुसा ने गूहे को घूरते हुए अपने दांत पीसते हुए कहा, सर, आप बहुत आगे निकल गए हैं। ये सुनकर गूहे ने अपनी पलकें उठाई, हेलिन हंकान की ओर देखा और बेपरवाही से कहा, हेलिन, भोजन का समय हो गया है।